हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के IIT JEE और नीट चैनल पे। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे लेक्चर 5 जो कि होगा लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड। भाई देखो, सीधी सी बात है, यहां पे हमने वादा किया आप लोगों को कि आपको एक दिन में एक चैप्टर का कंप्लीशन हम करवाएंगे। तो शुरुआत कर चुके हैं। पहला लेक्चर हमारा यूनिट एंड डायमेंशन पे था, दूसरा था मोशन इन 1D और तीसरा था मोशन इन अ प्लेन। चौथा लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं रिलेटिव मोशन पे। तो अगर ये सारी चीजें आपने नहीं देखी तो देख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। आज लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे और अभी तक जो मोशन की स्टडी कर रहे थे ना, उसकी वजह जानेंगे कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन करता है तो क्यों कर रहा है। ठीक है, तो जब लॉज ऑफ मोशन की बात होती है तो बेसिकली यहां पे हम याद करते हैं हमारे न्यूटन अंकल को, और न्यूटन अंकल को याद करते हुए हम उनके 3 लॉज पे चर्चा करते हैं। देखो भाई, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहां पे हमारे आंखों के सामने आता है। न्यूटन अंकल ने सारी बातों को गौर फरमाया। उन्होंने कहा कि भाई जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसके पीछे वजह है उस पर लगने वाला फोर्स। अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है तो वो मोशन कर रहा है, अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा तो हम कह सकते हैं कि वो मोशन नहीं कर रहा होगा। वैसे तो आगे चल के और भी बहुत डिटेल वाली बातें तुम्हारे आंखों के सामने आने वाली है कि अगर बॉडी के ऊपर फोर्स 0 हो जाए तो 2 वजह है, या तो वो बॉडी रेस्ट पे हो सकती है या फिर वो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकती है, या कांस्टेंट वेलोसिटी बोलते तो चलो। ठीक है, पर वो सारी बातें भी हम बाद में चर्चाएं में लिखेंगे। लेकिन बस अभी फिलहाल इतनी सी बात है कि अगर कोई बॉडी एक जगह पे खड़ी है तो वो एक जगह पे ही खड़ी रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगा दिया जाए। मतलब बॉडी का स्टेट चेंज करने के लिए बेटा, यहां पे स्टेट का मतलब होता है रेस्ट या फिर मोशन से, और अगर आप किसी बॉडी के स्टेट को चेंज करना चाहते हो तो आपको फोर्स लगाना जरूरी है फिर उस पर। तो यही बात न्यूटन अंकल ने समझी और आप लोगों को समझाने के लिए अपने 3 लॉज दिए। तो सबसे पहला लॉ हमें कहता है एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। भाई कोई भी बॉडी हो, कोई भी बॉडी हो, वो अपने स्टेट को कंटिन्यू करता है। स्टेट मतलब रेस्ट या फिर मोशन से है। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो बॉडी मोशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, न्यूटन अंकल का पहला स्टेटमेंट आ गया। यहां से उन्होंने फोर्स के बारे में डिफाइन करने की कोशिश करी। उन्होंने हमें समझाया कि फोर्स क्या है। उन्होंने बोला फोर्स इज अ पुश और अ पुल। ऑब्वियस बात है, किसी को धक्का मारा इट इज ऑल्सो अ फोर्स, किसी को खींचा इट इज ऑल्सो अ फोर्स। सो ही सेड दैट फोर्स इज नथिंग बट अ पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। बेटा यहां से उन्होंने फोर्स की परिभाषा दे दी हम लोगों को। बोला कि भैया फोर्स इज पुश और अ पुल जो कि किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है या फिर चेंज करने की कोशिश करेगा। टेंड्स टू चेंज मतलब चेंज करने की कोशिश करते हैं। बेटा यही सारी बातें हमें गैलीलियो अंकल ने भी बोली थी, तो उन्होंने भी अपना एक लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था। तो यहां से न्यूटन अंकल के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। न्यूटन अंकल के जो फर्स्ट लॉ है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अब बात यह थी कि भाई इनर्शिया क्या है फिर ये, तो कहा गया दैट इनर्शिया इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। मैं सीधी से बोलता हूं, इनर्शिया सिंपल से शब्दों में लिखेंगे बिल्कुल तो समझ आ जाए। प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी जिसकी वजह से बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी जिसकी वजह से वो बॉडी अपोज करता है एनी चेंज इन इट्स state. So it is the property of a body by virtue of which it opposes any change in its state. भाई कोई भी बॉडी अपने स्टेट को चेंज करने के लिए अपोज करती है, उस बॉडी की जो प्रॉपर्टी है वो इनर्शिया कहलाती है। जैसे कि तुम लोगों को सुबह उठने में आलस आता है ना, तो बस ये तुम्हारा इनर्शिया है। वो क्या कहता है, अरे मजा आ रहा है लेटे लेटे, बस सर हम लेटे रहना चाहते हैं, हम उठ के पढ़ाई नहीं करना चाहते। तो ये तुम्हारा इनर्शिया है।
अच्छा, रात को क्या होता है, सर अभी नींद नहीं आ रही, थोड़ा सा फोन चला लेते हैं, और ये भी तो तुम्हारा इनर्शिया है जो तुम्हारे स्टेट को चेंज होने से रोक रहा है। तुम्हारा स्टेट क्या है, फोन चलाने का, फोन चलाने का, फोन चलाने, और इनर्शिया क्या कहता है, भाई फोन चलाते रहे, सोना मत यार, है ना। और ऐसे ही करते करते रात के 2-3 बज जाते हैं और फिर बस वही शेड्यूल खराब हो जाता है पूरा, है ना। तो लॉ ऑफ इनर्शिया भी हमसे यही बात कर रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी हमसे यही कहता है। इनर्शिया क्या होता है, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से अपने स्टेट को चेंज करने से अपोज करे, ठीक है, ठीक है। और ये स्टेट कब तक कंटिन्यू रहेगा बेटा, इनर्शिया कब तक काम करता है, इनर्शिया तब तक काम करता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए आके। जैसे कि जब तुम सुबह सो रहे थे, सर थोड़ी देर और सो लेते हैं ना, फिर क्या होता है, सोते सोते एकदम से बढ़िया ऐसा लगता है किसी ने हमें मारा, जब उठ के देखते हैं तो सच में हमें मार पड़ रही होती है, क्योंकि हम उठते नहीं है ना टाइम पे। तो बिल्कुल किसी लोगों को देखो बेलन से पड़ती है, कईयों को चप्पल से पड़ती है, कई झाड़ू से खाते हैं, है ना। तो बहुत सारे अलग अलग औजार हैं जिनसे तुम पिट सकते हो। एनीवेज, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना, वो इनर्शिया को ब्रेक करने के काम आते हैं बेसिकली, ठीक है। चलिए भाई, समझते हो बात को। नाउ लेट्स मूव अहेड। इनर्शिया के वैसे तो टाइप्स होते हैं बेटा, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, बट वो हमारे इतने कोई खास काम के नहीं है, इसलिए हम उन पे चर्चा नहीं करेंगे भी, ठीक है। इनर्शिया की 3 टाइप्स पता है आपको, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कोई काम के नहीं है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। न्यूटन अंकल का सेकंड लॉ, लेकिन सेकंड लॉ को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम एक बार मोमेंटम के बारे में जरा कुछ बातें समझ लो। मोमेंटम क्या होता है भाई, मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और अगर वो v वेलोसिटी से जा रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है बेटा, कोई ब्लॉक हो सकता है m मास का जो कि v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इस ब्लॉक का मोमेंटम हम डिफाइन करते हैं m इंटू v से। मोमेंटम हमें बताता क्या है, इट एक्चुअली शोज द क्वांटिटी ऑफ द मोशन possessed by a moving object। कोई भी चलता हुआ ऑब्जेक्ट कितना मोशन कर रहा है वो हमें मोमेंटम बताता है। इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a moving body। चलती हुई बॉडी कितना मोशन कर रहा है वो कौन बताएगा, मोमेंटम बताएगा। इट्स मास इनटू वेलोसिटी, बॉडी का मास उसकी वेलोसिटी मल्टीप्लाई करो तो मोमेंटम मिलता है। याद रहेगी बातें। अच्छा, यूनिट की बात कर ले तो यूनिट वगैरह सब बताए हैं ना आप लोगों को, केजी मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन भी पता होगा, MLT-1। बहुत ही शानदार। अच्छा, मोमेंटम एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर है? सर देखो यहां पे मास इनटू वेलोसिटी करा आपने, मास इनटू वेलोसिटी किया तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। मास क्या होता है बेटा, स्केलर होता है ना। किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वेक्टर ही मिलेगा। तो ये सारी बातें आपको पता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर हम आगे बढ़े, फिर हम ये सारी बातें पढ़ने के बाद आए न्यूटन अंकल के सेकंड लॉ पे। न्यूटन अंकल ने अपने सेकंड लॉ में बोला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। बड़े आसान शब्दों में उन्होंने बोल दिया कि जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स होता है, इट इज इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी। बेटा इट इज इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी। ये न्यूटन अंकल का सेकंड स्टेटमेंट था, ये न्यूटन अंकल ने अपना सेकंड लॉ दिया था बेसिकली, ठीक है। अब लॉज में कोई चेंज नहीं होता मेरे बच्चे, लॉ उन्होंने बोल दिया तो हमने मान लिया, तो इन्होंने भी लॉ ये वाला बोला था, हमने भी ये वाला लॉ मान लिया, कोई इसका विरोध नहीं किया। और वैसी बात है, न्यूटन अंकल ने बोली है तो फिर उनकी बात का तो इज्जत रखना पड़ेगा, तो फिर सुननी पड़ेगी उनकी बातें। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि मोमेंटम जो होता है बेटा मास इंटू वेलोसिटी होता है। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनती है बेटा। पहला केस बनता है अगर मास कांस्टेंट हो जाए, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनती है बेटा, अगर मास कांस्टेंट हो जाए और दूसरी पॉसिबिलिटी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। तो इन दोनों पे सवाल बन जाते हैं। तो इस केस में बेटा एक्सटर्नल फोर्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखो यहां पे dp बाई dt है, मैं सोचता हूं कि dp बाई dt को ऐसे लिख दूं और d बाई dt ऑफ p की जगह पे हम कर देते mv। अब देखो जरा, मास कांस्टेंट हो गया तो मास बाहर आएगा, इट विल बी m dv बाई dt। हो dv बाई dt इज द एक्सेलरेशन, तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बचपन में जो कभी फॉर्मूले पढ़े थे हमने, वो असल में यहां से आ रहे थे। दूसरा केस होता है वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो बेटा एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला बनता है v dm बाई dt, है ना। ये वाले फॉर्मूले आपको मैं क्वेश्चन करा दूंगा, उससे थॉट क्लियर हो जाएगा कि किस टाइम पे इस फॉर्मूले का हमें इस्तेमाल करना है। ये फॉर्मूला आप तभी लगाएंगे जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, मास का कुछ रेट दे रखा हो आपको। रेट मतलब क्या सर, वो मोल भाव वाला नहीं, मास का रेट मतलब dm बाई dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, है ना। ये मास का रेट है, ठीक है। चलो भाई, एनीवेज हटा देता हूं इसको मैं, ऐसे हम हिंदी वाली बातें यहां नहीं लिखेंगे।
ठीक है भाई, यहां से सवाल आएगा तो कर लोगे ना आप लोग। ये न्यूटन अंकल का सेकंड लॉ था जो हमसे कहता था कि भाई कोई भी बॉडी का जो सिस्टम का जो मोमेंटम चेंज होता है दैट विल बी इक्वल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। चलो भाई, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट है बेटा इंपल्स का, वो मैं इंपल्स यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं मोमेंटम के साथ ही। व्हाट इज सर इंपल्स? इंपल्स जो होता है वो है एक प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स इनटू dt। सो बेटा यहां पे इंपल्स होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स इनटू स्मॉल टाइम इंटरवल। अगर किसी बॉडी के ऊपर एक बड़ा सा फोर्स लगा दिया जाए बहुत कम समय के लिए तो हम बॉडी को इंपल्स प्रोवाइड कराते हैं। अगर किसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगा दिया जाए, बड़ा फोर्स लगा दिया जाए कम समय के लिए, तो हम बॉडी को इंपल्स प्रोवाइड कराते हैं। जैसे आपने किसी को पंच मार दिया तो उस केस में क्या हुआ, आपने उसको इंपल्स प्रोवाइड कराया, क्योंकि एक हैवी अमाउंट का फोर्स बहुत कम समय के लिए आप किसी बॉडी के ऊपर लगा रहे हो तो वह इंपल्स होता है। जनरली फॉर्मूला इसका ऐसा बनता है डी इक्वल्स टू एफ डी टी। बेटा ये फॉर्मूला बनता है इंपल्स का, लेकिन क्या है ना, इंटीग्रेशन वगैरह कर देते हैं तो इंटीग्रल ऑफ डी हो जाता है ये, एंड इट विल बी योर इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी। कोई समस्या तो नहीं है ना इसमें, टफ तो नहीं है ना, बहुत ज्यादा ये सारी बातें पता चलती रहती है ना आप लोगों को। हाँ सर बिल्कुल बेटा, यहां पे ये इंपल्स होता है, इसका यूनिट और डायमेंशन वही है जो मोमेंटम का है। कैसे कह सकते हो आप लोग? इंपल्स का फॉर्मूला देखो बेटा, इंपल्स का फॉर्मूला एफ डी टी होता है। न्यूटन अंकल के सेकंड लॉ से एफ इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी आया था क्या? हाँ सर बिल्कुल आया था। तो मेरे बच्चे एफ डी टी को क्या मैं डीपी के बराबर लिख दूं क्या? हाँ सर लिख दीजिए। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी एफ डी टी, ये भी एफ डी टी, तो यहां से डी आई इक्वल्स टू डीपी हो जाता है बेटा। दोनों तरफ इंटीग्रेट करने से यहां पे इंपल्स मिलेगा, इट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। ये जो बनता है इसको कहते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या बोलोगे आप लोग इसको? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इसके हिसाब से जो इंपल्स होता है बेटा वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो जो डायमेंशन आप मोमेंटम के लिए लिखते हो वही डायमेंशन इंपल्स के लिए भी लगेगा। जो यूनिट आपने मोमेंटम के लिए लिखी वही यूनिट आप इंपल्स के लिए भी लिखेंगे। इंपल्स जो होता है वो क्या है, एक स्केलर है या वेक्टर है? ये तो कोई चर्चा नहीं हुई वैसे, बट हाँ आप इसको वेक्टर ही देखना, क्योंकि वो एफ डॉट डी टी तो नहीं होता है, एफ इंटू डी टी ही होता है वो, और ऊपर से यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो वेक्टर, तो ये भी वेक्टर हो जाएगा, है ना। लिख लो इसको भी, जल्दी से लिख लो पहले इसको फटाक से। मोमेंटम और इंपल्स के बारे में चीजें पता चलती जा रही है हम लोगों को, धीरे धीरे हमने नोट कर ली। फिर हम आगे बढ़े, हमने न्यूटन अंकल का सेकंड लॉ भी नोट कर लिया, उनने जो हमसे बातें बोली हमने वो भी नोट कर ली। इस प्रकार के सवाल आपको मिलेंगे जैसे कि कन्वेयर बेल्ट में, स्पेलिंग देख लेना आप लोग यार, मैं गलती कर देता हूं कभी कभार, कन्वेयर बेल्ट ई आर ई आएगा ना यहाँ पे। फिर आपको ऐसे सवाल सॉल्व करने को मिलेंगे इन केस ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन। तो कभी आपको क्वेश्चन में इंपल्स कन्वेयर बेल्ट या फिर रॉकेट प्रोपल्शन दिख जाए तो आप लोग इस फंडे का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। बाकी ये तो आपको पता है कांस्टेंट मास वाले केस तो जनरली यही चलते हैं अपने, ठीक है। तो हमारे न्यूटन अंकल ने दो लॉ दे दिए थे। पहले लॉ में उन्होंने फोर्स को डिफाइन किया था, दूसरे लॉ में उन्होंने फोर्स का फॉर्मूला दिया। मैं देखा आपको फोर्स का फॉर्मूला मिल गया ना दूसरे लॉ में। हाँ सर, पहले लॉ में उन्होंने फोर्स को डिफाइन किया, दूसरे लॉ में फोर्स का फॉर्मूला दिया, और तीसरे लॉ में उन्होंने एक्सप्लेन किया फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को। तीसरा लॉ एक्शन रिएक्शन के नाम से भी फेमस है बेटा, जिसमें कहा जाता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन पाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं पाओगे, सीधी सी बात है ना। तो अगर कोई भी एक्शन करोगे तो उसका रिएक्शन मिलेगा, अगर कोई एक्शन ही नहीं किया तो कोई रिएक्शन भी नहीं मिलेगा। एक्शन तुम्हारा पढ़ाई करना, रिएक्शन तुम्हारा रिजल्ट है। वैसे कहना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें बहुत टाइम हो जाता है, तुम 2 साल की तैयारी करते हो उसके बाद जाके तुम्हारा एग्जाम होता है। एक्शन रिएक्शन तो इंस्टेंटली होते हैं एकदम, जैसे आपने कुछ एक्शन करा इंस्टेंटली उसका रिएक्शन मिल जाएगा। तो एक्चुअली पता है ये चीज फाइंड करना बड़ा मुश्किल है कि कौन एक्शन है कौन रिएक्शन है, क्योंकि दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है। एक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ होते हैं। जैसे तुमने किसी को परेशान किया, तुमने किसी को छेड़ा, बदले में थप्पड़ मिल गया, हो गया एक्शन रिएक्शन। टाइम नहीं लगता इसमें, है ना, टाइम नहीं लगता इसमें। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बेटा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का मतलब क्या है कि अगर मैंने किसी बालक पे, अगर मैंने किसी आदमी के ऊपर फोर्स लगाया, अगर मैंने
किसी आदमी पे फोर्स लगाया तो बदले में मैं भी फोर्स एक्सपीरियंस करूंगा। अगर मैंने एफ फोर्स लगाया तो बदले में मैं भी एफ फोर्स एक्सपीरियंस करूंगा। ये वाली बात होती है बेटा एक्शन रिएक्शन की। अब देखो इसमें से ये नहीं पता चलता कौन एक्शन है कौन रिएक्शन, क्योंकि ये साथ साथ लगते हैं। जैसे मैंने फोर्स लगाया बदले में मुझे भी फोर्स मिल गया, टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। दीवार पे मुक्का मारो, हाथों हाथ दर्द होता है, टाइम नहीं लगता दर्द होने में। तो ये चीज जज करना मुश्किल है कि कौन एक्शन है कौन रिएक्शन है, बट हाँ ये बात ध्यान रखना एक्शन रिएक्शन फोर्स अलग अलग बॉडीज पे लगता है, ठीक है। एक्शन रिएक्शन फोर्स अलग अलग बॉडीज पे लगता है बेटा। यहां से फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिफाइन किया जा रहा है। पहली चीज ये चीज नहीं बता सकते कौन एक्शन है कौन रिएक्शन है। दूसरी चीज एक्शन रिएक्शन जो भी अगर आप कंसीडर कर रहे हो, मान लीजिए आपने इसको एक्शन ले लिया और इसको रिएक्शन ले लिया, तो दोनों अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं। सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, दैट्स इट। बस इतनी सी बातें हैं, समझ गए बातों को। यहां पे उन्होंने फोर्स को डिफाइन किया, किसने? न्यूटन अंकल ने। उसके लिए उन्होंने 3 लॉज दिए। तीनों लॉज में सबसे पहले लॉ में उन्होंने फोर्स की डेफिनेशन दी, दूसरे लॉ में उन्होंने फोर्स का फॉर्मूला दिया, तीसरे लॉ में उन्होंने एक्शन रिएक्शन पेयर्स के बारे में हमें समझाया, फोर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया, और ये सारी चीजें हमें समझ भी आ गई। थ्योरेटिकल सवाल आएगा तो यहां से बन सकता है, बाकी न्यूमेरिकल वाली बातें हैं तो बेटा वो आगे से ही बनेगा, या फिर ये इंपल्स और मोमेंटम से न्यूमेरिकल वाला सवाल बन सकता है आपके पास, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के लिए ये सारी बातें, और थ्योरी के लिए या तो इनर्शिया से या फिर यहां से सवाल बन सकता है आपका बेटा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला केस आता है हमारे पास मोशन इन अ लिफ्ट का। बेटा ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी बातें बता देता हूं, जैसे कि फोर्सेस के बारे में या फिर फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बताता हूं। हैशटैग फ्री बॉडी डायग्राम पहले देख लो होता क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं FBD या फिर मैं बोलूं फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसका मतलब क्या है बेटा? ये एक ऐसा डायग्राम है, ये एक ऐसा डायग्राम है जो कि हमें किसी बॉडी पे लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस को बताता है। मान लीजिए मेरे पास ये कोई बॉडी है, इसका मास है m। बेटा ऑब्वियस ही बात है, अगर इस बॉडी का मास m है और इसको एक सरफेस पे रखा गया है, तो क्या धरती मैया इसको अपनी तरफ खींचेगी? बिल्कुल खींचेगी सर, ग्रेविटी वाला फोर्स लगेगा इस पे लगा ग्रेविटी का फोर्स, इसने इस सरफेस को दबाया नीचे की तरफ। ऐसा ही होता है, तुम लोग कुर्सी पे बैठते हो तो कुर्सी दब जाती नहीं नीचे, इतने भी भारी नहीं है सर हम लोग। तो यार यहां पे क्या हुआ, ये जो बॉक्स था इसका मास था m, इस बॉक्स को ग्रेविटी ने नीचे खींचा mg से, जिसकी वजह से ये सरफेस को ये क्या करता है, पुश करता है। अब इस बॉक्स ने सरफेस को किया पुश, सरफेस से ये सहा नहीं गया है ना, सरफेस ने बोला बहुत हो गया इस बॉक्स का, बहुत ज्यादा फोर्स लगा लिया इसने, अब मैं भी इस पे फोर्स लगाऊंगा। क्या हुआ, ग्रेविटी की वजह से बॉक्स को पुल किया गया नीचे, ग्रेविटी ने बॉक्स को नीचे पुल किया। बॉक्स को जब पुल कर रहे थे तो बॉक्स ने सरफेस पे फोर्स लगा दिया। अब सरफेस से रहा नहीं गया, सरफेस ने बोला भैया मैं लगाऊंगा एक्शन रिएक्शन, और सरफेस ने इस बॉक्स पे लगा दिया एक फोर्स जिसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलोगे आप लोग इसको? नॉर्मल रिएक्शन। जनरली R से या फिर कैपिटल N से इसको हम लोग डिनोट करेंगे। तो बेटा अगर आप सरफेस पे खड़े हो तो आपके ऊपर भी नॉर्मल फोर्स लग रहा है। इस टाइम पे मैं अभी खड़ा हूं तो मेरे ऊपर भी नॉर्मल फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राउंड है मैं इसको पुश कर रहा हूं नीचे। क्यों कर रहे हो सर आप पुश? क्योंकि ग्रेविटी मुझे अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। ग्रेविटी मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मैं ग्राउंड को पुश करता हूं, बदले में ग्राउंड मेरे पे नॉर्मल फोर्स लगा देता है। इसी वजह से ना तो मैं ऊपर जाता हूं ना मैं नीचे जाता हूं, मेरे फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, मेरे ऊपर ग्रेविटी ने mg लगाया, मेरे ऊपर ग्रेविटी ने mg लगाया, बदले में ग्राउंड ने नॉर्मल ऊपर लगा दिया। तो ये दोनों फोर्सेस किस पे लग रहे हैं? मेरे पे लग रहे हैं, इसलिए मैं इक्विलिब्रियम में हूं बेटा। इसलिए मैं क्या हूं? इक्विलिब्रियम में हूं यहां पे। ठीक है, समझ गए बात को? चलो बहुत बढ़िया। सो ये फ्री बॉडी डायग्राम होता है। किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाले जितने भी फोर्सेस है आप उसमें दिखा दीजिए, दैट इज कॉल्ड द फ्री बॉडी डायग्राम। नॉर्मल रिएक्शन वो होता है बेटा जो रिजल्टेंट है एक्शन रिएक्शन का। एक्शन रिएक्शन की वजह से सरफेस जो है बॉडी के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा देता है, जनरली R या फिर N से हम इसको डिनोट करेंगे। यहां तक सारी बातें समझते हो ना? यहां तक तो कोई समस्या नहीं ना? N बराबर mg कर सकते हो आप लोग। ठीक है, N बराबर mg कर सकते हो क्योंकि सेम बॉडी पे लग रहा है। mg ग्रेविटी इसको खींच रही है, N सरफेस इस पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो बॉडी क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, इन इक्विलिब्रियम बेटा, इन इक्विलिब्रियम आप एक बात ध्यान रखना कि फोर्स हमेशा जीरो होता है।
अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो बेटा इस केस में फोर्स ऑलवेज जीरो होता है, यानी कि नॉर्मल माइनस का mg बराबर जीरो कर सकते हो, यहां से नॉर्मल बराबर mg कर सकते हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। ये कब होता है? जब बॉडी बिल्कुल रेस्ट पे है, कोई समस्या नहीं है इसमें। यहां तक तो सब बढ़िया चल रहा था। फिर हम आगे बढ़े, मोशन इन अ लिफ्ट का केस हमने पढ़ा। मोशन इन अ लिफ्ट में होता क्या है वो मैं आपको बारी बारी से समझा देता हूं सारी बातें। एक आदमी लिफ्ट के अंदर खड़ा होता है, तो मैं इसको यहां पे बना देता हूं ताकि आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो। ये कोई लिफ्ट है बेटा, उस लिफ्ट के अंदर रखी होती है एक वेइंग मशीन। इस वेइंग मशीन पे खड़ा होता है एक आदमी। इस आदमी को अगर हम देखें तो इसका मास होता है m, और जब ये वेइंग मशीन पे खड़ा होता है तो इस पे ग्रेविटी पुल करती है इसको अपनी तरफ mg से। अब क्या हुआ बेटा, ग्रेविटी ने इसको अपनी तरफ पुल किया, ये क्या कर रहा है? वेइंग मशीन के ऊपर फोर्स लगा रहा है। बेचारा जबरदस्ती नहीं कर रहा था, मजबूरी में हो गया। मैं खड़ा हूं, तुमसे बोला भैया ये वजन नापने वाली मशीन है, खड़े हो जाओ इस पे। जैसे तुम वजन नापने की मशीन पे खड़े होते हो, वो आपका वेट दिखाता है। कैसे? ग्रेविटी आपको अट्रैक्ट कर रही है, आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो। कितना फोर्स लगाओगे? अपने वेट के जितना फोर्स लगाओगे। बदले में ये वेइंग मशीन जो है मेरे बच्चे, ये आपके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा देती है और हम इसको ऑब्जर्व करते हैं फिर। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर यहां पे नॉर्मल केस में होता है तो n बराबर mg हो जाता है। बेटा क्या हुआ? आपने वेइंग मशीन के ऊपर फोर्स लगाया, आपने इस वेइंग मशीन के ऊपर फोर्स लगाया। जी हां बिल्कुल, मैंने इस वेइंग मशीन के ऊपर फोर्स लगाया। कौन सा वाला? mg वाला, क्योंकि ग्रेविटी मुझे अट्रैक्ट कर रही थी। ग्रेविटी मुझे अट्रैक्ट कर रही थी, मैंने वेइंग मशीन के ऊपर फोर्स लगा दिया। जैसे ही मैंने वेइंग मशीन पे फोर्स लगाया, वेइंग मशीन को गुस्सा आ गया, उसने बोला भैया मैं इसका बदला जरूर लूंगा। बदले के लिए उसने क्या किया? नॉर्मल फोर्स लगा दिया। जितना फोर्स मैं लगा रहा था मशीन पे, उतना फोर्स मशीन ने मेरे ऊपर लगा दिया। तो अगर ये लिफ्ट अभी रेस्ट पे हो, अगर ये लिफ्ट अगर रेस्ट पे है तो नॉर्मल बराबर mg हो जाएगा। लेकिन अगर ये लिफ्ट मूव करेगी बेटा, अगर ये लिफ्ट मूव करती है तो हो सकता है नॉर्मल mg के बराबर ना हो सकता है नॉर्मल mg से बड़ा हो या फिर छोटा हो, डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो वो कंडीशंस क्या होंगी? तो सबसे पहला केस मैं जैसे यहां पे कंसीडर कर रहा हूं कि मान लीजिए मेरे पास कोई लिफ्ट है। मैं ज्यादा केसेस कंसीडर नहीं करूंगा, एक दो केसेस के बाद मैं आगे ले चलूंगा फिर, है ना। मान लो मेरे पास ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर ये वेइंग मशीन है। इस वेइंग मशीन पे एक आदमी खड़ा है, आदमी का वेट mg, तो दिस इज द एक्चुअल वेट। इसको क्या बोलेंगे? एक्चुअल वेट। इसको नोटेशन क्या देंगे इसका? W एक्ट। एक्चुअल वेट है बेटा ये। अब देखो क्या हुआ, वेइंग मशीन ने भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाया जिसको नॉर्मल बोला बेटा। ये जो नॉर्मल है इट इज योर अपेरेंट वेट बेटा। वेइंग मशीन इसी रीडिंग को दिखाती है। जो वेइंग मशीन होती है वो इसी को दिखाती है अपने रीडिंग में। जो आपको रीडिंग दिखता है ना, वो यही होता है नॉर्मल फोर्स। ठीक है, इट इज योर अपेरेंट वेट बेटा। अपेरेंट वेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लिफ्ट के मोशन की वजह से n का वैल्यू चेंज हो जाता है। जैसे केस नंबर फर्स्ट कंसीडर करता हूं कि मान लीजिए हमारी ये जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। अगर ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो इस केस में एक फोर्स बॉडी के ऊपर n लग रहा है, एक फोर्स mg लग रहा है। एक्सेलरेशन ऊपर है बेटा, कंडीशन लगाते हो नेट फोर्स इक्वल्स टू ma वाला। नेट फोर्स इक्वल्स टू ma। बेटा इस आदमी के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है? एक नॉर्मल फोर्स है, एक एक्चुअल वाला जो है mg वाला फोर्स है। बेटा ऊपर वाली साइड को हम पॉजिटिव ले लें, नीचे वाली साइड को अगर हम नेगेटिव ले लें तो n माइनस का mg आपका ma के बराबर हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा mg प्लस ma के। n बराबर हो जाएगा mg प्लस ma के। आप देख सकते हो कि अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट से ज्यादा है। तो यहां पे अपेरेंट वेट जो है वो एक्चुअल वेट से ज्यादा है। इसीलिए बेटा जब आपने देखा होगा आप लिफ्ट में खड़े होते हो और जैसे लिफ्ट ऊपर जाती है आपको थोड़ा भारी सा फील होता होगा, ऐसा लगता है पूरा मास नीचे चला गया अपना। तो इसलिए होता है क्योंकि इस केस में जो अपेरेंट वेट है वो ज्यादा होता है एक्चुअल से। फिर वही सिनेरियो चेंज करके मैं बोल दूं सेकंड केस जिसमें लिफ्ट जो है एक्सेलरेट करती है नीचे की तरफ। तो हमारे पास फिर से वही लिफ्ट आ गई, वही आदमी लिफ्ट के अंदर फिर से खड़ा है और अब लिफ्ट एक्सेलरेट करिए नीचे की तरफ। बेटा mg कहां लगेगा? नीचे लगेगा।
नॉर्मल कहां लगेगा, ऊपर लगेगा, और इस केस में ऊपर वाली साइड को पॉजिटिव ले लिया, नीचे वाली साइड को नेगेटिव ले लिया, तो हमारी इक्वेशन बनेगी नेट फोर्स इज इक्वल्स टू ma। पर क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है इसलिए माइनस के साथ में लगा दिया, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेट फोर्स में माइनस का mg प्लस का नॉर्मल इज इक्वल्स टू माइनस का ma। बेटा यहां से एक काम करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये mg माइनस का नॉर्मल इक्वल्स टू ma। सो यहां से नॉर्मल जो बन जाएगा वो बन जाएगा mg माइनस का ma। ओए होए होए क्या बात है, मतलब जो एपरेंट वेट होगा यहां पे वो एक्चुअल वेट से कम होगा। दैट मीन्स इस टाइम पे आपको हल्का फील होगा, जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे आपको हल्का फील होगा। सेम फीलिंग आपको आएगी जब आप वो गोल वाले झूले में झूलोगे, तो मैरी गो राउंड ही बोलते हैं ना, क्या पता है मुझे क्या बोलते हैं, वो गोल वाला झूला होता है ना बेटा, सर्कस मेले में जो लगता है ऐसे वाला, हाँ फेरिस व्हील। हाँ, तो इस फेरिस व्हील में जब आप ऊपर से नीचे आते हो ना, सेम फीलिंग आपको लगेगी, आप बहुत हल्का फील करोगे क्योंकि उस टाइम पे आपका एपरेंट वेट जो है आपके एक्चुअल वेट से कम होता है। सेम फीलिंग आपको लिफ्ट में आएगी, ऊपर से जैसे लिफ्ट से बैठोगे और नीचे की तरफ आओगे थोड़ा हल्का सा फील होता है, नीचे लिफ्ट में बैठोगे ऊपर जाओगे तो भारी फील होता है। अगर लिफ्ट खड़ी हुई है तो कोई फीलिंग नहीं आती, लिफ्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो भी कोई फीलिंग नहीं आती। तो ऐसे केसेस यहाँ पे लिफ्ट के बनते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। बाकी फिलहाल इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिफ्ट के केसेस को नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ केस। कर लिया नोट? फिर मैं बोलता हूं कि भाई अगर कांस्टेंट स्पीड से चलें तो एक्सेलरेशन उस केस में 0 हो जाएगा मेरे बच्चे। अगर मैं कांस्टेंट स्पीड से चलूं तो फिर क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड में कोई फीलिंग नहीं आती है बेटा। कांस्टेंट स्पीड बोले तो एक्सेलरेशन 0। उस केस में हमारे पास अगर मान लो ये लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है विद सम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सॉरी विद सम कांस्टेंट स्पीड, तो एक्सेलरेशन तो 0 हो गया इसका। ऊपर की तरफ लग गया क्या, नॉर्मल, नीचे की तरफ लग गया क्या, mg। लो भाई साहब n माइनस mg इक्वल्स टू m इंटू a का वैल्यू हो गया है 0, तो यहां से n बराबर mg हो जाता है। मतलब इस केस में आपका एपरेंट वेट आपके एक्चुअल वेट के बराबर ही होता है। एपरेंट वेट जो है एक्चुअल वेट के बराबर ही रहेगा। तो अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो तो उस केस में एपरेंट वेट एक्चुअल वेट के बराबर ही रहता है। फिर इसमें कुछ और केसेस भी आते हैं, जैसे कि स्पेशल केसेस होते हैं बेटा। वो स्पेशल केस क्या बोलते हैं हमसे कि भाई साहब अगर लिफ्ट एक्सेलरेट करती है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और फ्री फॉल करती है ना, फ्री फॉल के केस में बेटा, फ्री फॉल का जब केस होता है तो उस केस में एक्सेलरेशन जो है वो g के बराबर हो जाता है। तो मान लीजिए ये हमारी लिफ्ट है और ये फ्री फॉल कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, एक अंकल जो कि यहाँ वेइंग मशीन पे खड़े थे, mg लगेगा नीचे की तरफ, नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, और ये लिफ्ट जो जा रही है नीचे विद एन एक्सेलरेशन विच इज इक्वल्स टू g। बेटा फ्री फॉल के केस में क्या होगा, लिफ्ट की रस्सी टूट चुकी है इस टाइम पे, है ना, लिफ्ट की जो रस्सी थी वो टूट चुकी है, अब ये लिफ्ट नीचे जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g। इस केस में मैंने इक्वेशन लिखी mg नेगेटिव में प्लस का नॉर्मल इक्वल्स टू माइनस का ma, तो नॉर्मल बराबर हो जाएगा mg माइनस का ma। बेटा a का वैल्यू g के बराबर है तो नॉर्मल हो जाएगा mg माइनस का mg, 0 हो गया नॉर्मल। भाई नॉर्मल 0 कब होता है, हाँ नॉर्मल क्या था, नॉर्मल वो फोर्स था जो वेइंग मशीन लगा रही थी। नॉर्मल क्या था बेटा, वो फोर्स था जो वेइंग मशीन इस आदमी पे लगा रहा था। तो अगर वेइंग मशीन ने इस आदमी के ऊपर 0 फोर्स लगाया, दैट मींस अभी आदमी हवा में है। अगर यहां पे नॉर्मल 0 है दैट मींस वो अभी वेइंग मशीन के साथ कांटेक्ट में नहीं है। अगर नॉर्मल 0 है दैट मींस वो वेइंग मशीन के साथ कांटेक्ट में नहीं है, इस टाइम पे आदमी का है, हवा में है। दिस इज द कंडीशन फॉर वेटलेसनेस। दिस इज द कंडीशन फॉर वेटलेसनेस। तो अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाए और लिफ्ट फ्री फॉल करे तो उस केस में क्या होगा मेरे बच्चे, उस केस में आदमी हवा में लटका रहेगा। ऐसे बहुत कम समय के लिए होता है पर ऐसा है ना, उसके बाद आदमी बचता ही नहीं है अपने एक्सपीरियंस को बताने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखो इस चीज का। अगला एक और केस आता है बेटा कि अगर लिफ्ट में एक्सेलरेटिंग डाउन विद एक्सेलरेशन a ग्रेटर देन g, अगर यही लिफ्ट हमारी नीचे की तरफ जाए विद एन एक्सेलरेशन a विच इज ग्रेटर देन g, अगर एक्सेलरेशन a जो है, अगर
एक्सेलरेशन ए जो है वो जी के ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? इफ ए इज ग्रेटर देन जी तो क्या होगा? फिर से वही सारी बातें, इस आदमी को देखोगे तो यहां पे इसका mg लगेगा नीचे की तरफ जो कि इसका एक्चुअल वेट होता है, नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ जो कि इसका अपेरेंट वेट होता है। भाई नीचे की तरफ माइनस का mg, ऊपर की तरफ प्लस का n इक्वल्स टू माइनस का ma। भाई यहां से काम करो ना यार। नॉर्मल जो हो जाएगा इट कैन बी रिटन एज mg माइनस का ma। आप देख सकते हो नॉर्मल की जो वैल्यू मिल रही है वो mg माइनस ma है बेटा, और a जो है g से बड़ा है। तो क्या इसको सॉल्व करने पे नॉर्मल आपका नेगेटिव नहीं आएगा? नॉर्मल नेगेटिव मतलब इस टाइम पे जो ये आदमी है, ये जो अंकल है, स्टिक्स टू द रूफ। वो क्या होगा बेटा? ये जो एलिवेटर है, ये जो लिफ्ट है, इसकी छत से जाके चिपक जाएंगे वो। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये जो लिफ्ट है और ये लिफ्ट नीचे जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी, तो ये अंकल ऐसे होंगे इस टाइम पे, हाँ हवा में लटक गए वो। ठीक है, उस टाइम पे अंकल क्या हो जाएंगे? हवा में लटक जाएंगे, फिर बिल्कुल छत से चिपक जाएंगे जाके। लिफ्ट के केसेस क्लियर रहेंगे सभी को? कुछ भी अगर लिफ्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाए तो कर पाओगे ना उसको सॉल्व? इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है ना किसी को? यहां से था नोट करने की बातें, कर लो नोट इसको। किया नोट सभी ने? इसको भी नोट करो। ये भी कर लिया नोट सभी ने? वेरी गुड। तो लिफ्ट के सवाल आएंगे तो कर पाओगे ना? पक्का? चलो भाई बहुत बढ़िया। इसके बाद केस आता है बेटा मोशन ऑफ बॉडीज इन कांटेक्ट। अगर दो बॉडीज ऐसे कांटेक्ट में है तो इसके मोशन के बारे में स्टडी करना होता है। बोल दिया गया, मान लीजिए मेरे पास दो ब्लॉक्स है m1 और m2 मास के। m1 वाले पे मैं फोर्स F लगा रहा हूं जिसकी वजह से पूरा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है। तो वो क्या क्या चीजें पूछता है? पहली बात तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, या फिर वो पूछ लेता है नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के बीच में कितना फोर्स है इसके बारे में पूछ सकता है। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स क्या है ये पूछ सकता है ना? तो उसकी मर्जी है, वो तो कुछ भी पूछे। तो बेटा ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए हम बनाते हैं इनका फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है? m1 को मैं अलग से बना लूंगा यहां पे m1 वाला, m2 को मैं अलग से बना लूंगा यहां पे ये m2 वाला हो जाएगा। मैंने बोला कि भाई जब मैं फोर्स लगाता हूं m1 पे तो m1 आगे जाता है विद एन एक्सेलरेशन a। भाई जितना एक्सेलरेशन से m1 आगे जा रहा है क्योंकि दोनों कांटेक्ट में है, उतनी एक्सेलरेशन से m2 भी आगे जाएगा। तो हमने देखा होगा अपने घर पे तुम ये काम कर सकते हो, दो डब्बे तुम्हारे पास होंगे, उनको कांटेक्ट में रखना, एक डब्बे को ऐसे धक्का मार के ले जाना, तो जितनी स्पीड से तुम्हारे वाला डब्बा चल रहा था उतनी स्पीड से दूसरा डब्बा भी चलेगा। अरे ऑब्वियस सी बात है, यहां पे मैं अगर फोर्स लगा दूं तो जितनी स्पीड से ये चलेगा उतनी स्पीड से ये चलेगा। अगर मैं यहां फोर्स लगा दूं जितने एक्सेलरेशन से उतने एक्सेलरेशन से ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर। m1 का तो चलो समझ आ गया कि m1 पे फोर्स लग रहा था वो चल गया, m2 क्यों चला है? m1 का तो समझ आता है ना कि भाई m1 पे फोर्स लगा था तो वो चल गया, लेकिन m2 क्यों चला यहां पे? फिर m2 इसलिए चला क्योंकि m1 ने मारा m2 को धक्का विच इज योर नॉर्मल फोर्स, बदले में m2 ने भी m1 पे मारा धक्का विच इज द नॉर्मल फोर्स। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। m1 को लगा धक्का, m1 ने मारा m2 को आगे धक्का, m2 को आया गुस्सा, उसने बोला भैया तुम होते कौन हो, हमें धक्का मारने वाले हैं? ये ले भाई, इसने भी धक्का मार दिया। तो मेरे बच्चे यहां पे हमने बना दिया है फ्री बॉडी डायग्राम, और इस फ्री बॉडी डायग्राम में आप देख सकते हो अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है ब्लॉक्स का तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक फर्स्ट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक सेकंड, इट इज इक्वल्स टू नथिंग बट फोर्स अपॉन टोटल मास। फोर्स अपॉन टोटल मास, ये होता है ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन। दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम रहेगा बेटा, दोनों ब्लॉक्स का जो एक्सेलरेशन होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, और वो होगा नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास।
पहली चीज हमारी क्लियर होगी। दूसरी चीज बोलता है व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। तो मैंने देखा यहां पे नॉर्मल फोर्स है, यहां पे भी नॉर्मल फोर्स है। इसको कैसे सॉल्व करूं बेटा, किसी भी एक इक्वेशन को उठा लो, किसी भी एक ब्लॉक के लिए सॉल्व कर लो। सबसे आसान वाला कौन सा लग रहा है, m1 या फिर m2? आसान तो m2 वाला लग रहा है। तो मैंने ब्लॉक 2 के लिए सॉल्व किया, सॉल्विंग फॉर ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 सेकंड वाले ब्लॉक के लिए मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। तो सेकंड वाले ब्लॉक के लिए सॉल्व किया तो नॉर्मल का जो वैल्यू मिलता है बेटा, इट विल बी योर m2 इंटू ए का वैल्यू देखो बेटा, a1 a2 का वैल्यू सेम है, तो ये f अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो m2 f अपॉन m1 प्लस m2। सो दिस इज द नॉर्मल फोर्स मेरे बच्चे, ये हमारे पास नॉर्मल फोर्स आ गया है। यहां तक समस्या क्लियर होगी सभी की। अगर यहीं पे 3 ब्लॉक्स दे दिए जाए तो क्या होगा फिर, कोई नहीं, यही सारे काम लगेंगे बेटा इसमें, ठीक है। अगर यहां पे 3 ब्लॉक्स दे दिए जाए तो फिर से यही सारे काम आप लगा सकते हो। और इसमें आपको पता है कि 2 फोर्सेस के बीच में अगर आपको निकालना है तो किसी लास्ट वाले ब्लॉक का मास इंटू एक्सेलरेशन करके आंसर निकाल जाएगा इसका, ठीक है। क्लियर रहेगी बातें, पक्का नोट कर लो इसको जल्दी से। किया नोट। यहीं पे अगर 2 ब्लॉक्स की जगह 3 ब्लॉक्स दे दें तो फिर क्या परेशान हो जाओगे तुम लोग, हाँ सर ये लो m1 वाला ब्लॉक, ये लो m2 वाला ब्लॉक, ये लो m3 वाला ब्लॉक, और किसी भी एक पे फोर्स लगा दो F। पहली बात तो एक्सेलरेशन कितना होगा यहां पे ये बताइए, क्या तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा या फिर सेम होगा? मेरे हिसाब से तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, है ना। और तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा तो यहां पे लिखेंगे F इक्वल्स टू मास, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना, एक्सेलरेशन हो जाएगा F बाय टोटल मास। लीजिए बेटा, तो हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा और वो इसी के बराबर होगा, भले पहले की बात करूं, दूसरे की बात करूं, तीसरे की बात करूं। अगला सवाल जो वो मुझसे पूछ सकता है वो ये है कि भाई व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के बीच का फोर्स बताइए। तो इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो मैं बना रहा हूं फ्री बॉडी डायग्राम। यहां पे रहा m1 वाला बॉडी जिसपे लग रहा है फोर्स F, m1 ने मारा m2 को धक्का, तो बदले में m2 ने भी मारा m1 पे धक्का। तो ला भैया ये फोर्स लगा दिए, ये लो भैया ये फोर्स लगा दिए। अब m1 ने m2 को धक्का मारा तो m2 किसको धक्का मारेगा आगे, m3 को जाके। m2 ने m3 को धक्का मारा, ये लो भाई n2 कर नाम से, तो बदले में m3 ने भी m2 को धक्का मार दिया n2 के नाम से, लो भाई। सो आपको क्या निकालना होता है बेसिकली, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के बीच में जो फोर्स है वो n1 है n2 है, निकाल सकते हो। जैसे कि मेरे हिसाब से इसको सॉल्व करा तो f माइनस का n1 इक्वल्स टू m1 इंटू a। सो f माइनस का n1 इज इक्वल्स टू m1 f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे n1 का वैल्यू मेरे बच्चे, तो ये हो जाएगा m2 प्लस m3 इंटू f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। न्यूमेरिकल वैल्यूज आएगी, आप पुट करोगे आंसर मिल जाएगा। फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी बेटे, आप उसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। सेम चीज अगर मैं n2 के लिए देखूं तो n2 को n भी रिटर्न एज नथिंग बट m3 इंटू a। तो भाई a की जगह पे हम बस वैल्यूज पुट करेंगे एंड वील गेट द आंसर m3 इंटू f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ये n2। ये वाली बातें हैं बेटा। तो 2 ब्लॉक सिस्टम हो, 3 ब्लॉक सिस्टम हो, 10 ब्लॉक सिस्टम हो, कुछ भी हो यार, हमें क्या है, हमें तो फंडा पता है। और फंडा अगर आप जानते हो तो फिर सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, इसमें सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। बड़े आगे अगला केस आता है बेटा टेंशन का। हाँ सर बहुत ज्यादा है हमें, हाँ बिल्कुल ये सही टॉपिक आया है, बहुत ही ज्यादा है हमारे दिमाग में। भाई तुम्हारी टेंशन की बात नहीं कर रहा हूं, रस्सी में जो टेंशन आता है उसकी बात कर रहा हूं। बेटा कोई भी अगर रस्सी आप लोगे और उसको पकड़ के टाइट खींचोगे ऐसे, तो उसके अंदर जनरेट होती है टेंशन। नॉर्मल रस्सी में टेंशन जनरेट नहीं होगी, लेकिन अगर उस रस्सी को पकड़ के बिल्कुल टाइट कर दोगे
तो फिर उस रस्सी के अंदर टेंशन जनरेट होता है। टेंशन होता क्या है? टेंशन असल में एक प्रकार का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, और रस्सी के अंदर भी तो मॉलिक्यूल्स होंगे, उनमें लगने वाला फोर्स जो होता है वो टेंशन होता है। तो कैसे लगता है, क्या डायरेक्शन होती है, जरा इसके बारे में बता दीजिए। तो बड़ा एक सिंपल सा केस लेता हूं, मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है मेरे बच्चे हमारे पास, ये जो ब्लॉक है इसको मैंने लटका के रखा है किसी रस्सी से। अब किसी रस्सी से आप ब्लॉक को लटका के रखोगे तो डेफिनेटली सी बात है रस्सी टाइट हो जाएगी, स्ट्रेच्ड हो जाएगी बिल्कुल। एक ब्लॉक था जिसका मास m था और इसको एक रस्सी से मैंने लटका के रख दिया, तो ऑब्वियस सी बात है रस्सी के अंदर होगा स्ट्रेचिंग, और रस्सी खींचेगी तो उसमें आएगा टेंशन। तो इस रस्सी के अंदर आता है बेटा टेंशन। सो टेंशन इज द फोर्स जो कि इस रस्सी के अंदर इंटरनल फोर्स है मेरे बच्चे। ठीक है सर। टेंशन की पहली बात, खास बात यह है कि वो हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर की तरफ लगता है। देखा, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और टेंशन जो है वो हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे की तरफ लगता है। टेंशन हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अवे रहेगा बेटा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो भाई साहब अंदर की बातें हैं, इसके साथ कोई छेड़खानी मत करना। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। टेंशन की वैल्यू कब कब चेंज हो सकती है? अगर यहां पे रस्सी जो हमारे पास है, जो स्ट्रिंग हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर वो मासलेस है, इफ स्ट्रिंग इज मासलेस, बेटा अगर ये जो रस्सी है वो मासलेस है तो टेंशन जो है वो सेम रहेगा थ्रू आउट द स्ट्रिंग। टेंशन रिमेन्स so tension remains same throughout the string। तो आपको एक बात कंसीडर करनी है कि जो रस्सी आप ले रहे हो वो मासलेस होनी चाहिए, फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए। फ्रिक्शन वगैरह आने से भी टेंशन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर रस्सी मासलेस है, इफ स्ट्रिंग इज फ्रिक्शनलेस, तो भी ये सारी बातें वैलिड है बेटा। कोई रस्सी में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए रस्सी, तो जाके आपके ये वाले पॉइंट्स वैलिड रहेंगे। अगर रस्सी में मास होगा तो टेंशन चेंज होएगा, अगर रस्सी में फ्रिक्शन होगा तो भी टेंशन चेंज हो जाएगा। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लगता है, और टेंशन की जो वैल्यू होगी वो कैसे, जैसे यहां पे देखो, इस रस्सी को स्ट्रेच किसने किया? ब्लॉक ने। क्या ब्लॉक ने जबरदस्ती की बात? नहीं सर, ब्लॉक को ग्रेविटी ने पुल किया नीचे की तरफ। ब्लॉक को ग्रेविटी ने नीचे की तरफ पुल किया तो ब्लॉक नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से उसने रस्सी को खींच लिया। बेटा अगर ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की होती है, अगर ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की होती है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो टेंशन है वो mg के बराबर हो जाएगा। सेम काम जो से आप नॉर्मल के लिए करते थे ना, वैसी कहानी टेंशन के लिए भी चलने वाली है। जो काम आप नॉर्मल के लिए करते थे वैसी ही कहानी बेटा टेंशन के लिए भी चलने वाली है। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना और इन सब बातों को कंसीडर करते हुए चलना। टेंशन से रिलेटेड और भी बातें हैं, जैसे कि टेंशन की डायरेक्शन को चेंज करना है तो क्या करेंगे, तो एक डिवाइस होता है जिसको पुली कहते हैं, पुली का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए अगर मुझे टेंशन की डायरेक्शन को चेंज करना है तो एक पुली का इस्तेमाल करता हूं। पुली तुमने देखा होगा गांव में कुएं के ऊपर एक पहिया सा लटका के रखते हैं, चक्का जिसे कहते हैं ना, अरे चक्का बोला है मैंने। तो क्या हुआ, हमने क्या बोला कि भाई साहब गांव में जो कुआं होता है, कुएं के ऊपर एक पुली लगा के रखी होती है ना, और इस पुली के चारों तरफ ऐसे मतलब ऐसे यहां पे रस्सी जो है इसके ऊपर होके जाती है, ऐसे जाती है रस्सी। तो बेसिकली यहां से तो आपने देखा होगा बाल्टी लटका के रखते हैं और यहां से आप लोग इसको पकड़ के खींचते रहते हो, है ना। तो आप यहां से फोर्स लगाते हो, आप यहां से फोर्स लगाते हो, रस्सी में आता है टेंशन और ये टेंशन की देखो डायरेक्शन हो गई चेंज। ठीक है ये डायरेक्ट टेंशन क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। कायदे से देखा जाए तो टेंशन नीचे की तरफ होनी चाहिए, लेकिन पुली की वजह से टेंशन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो पुली के कॉन्सेप्ट भी आते हैं बेटा कुछ एक, तो पुली के कॉन्सेप्ट्स को भी हम कंसीडर करेंगे अभी यहाँ पे। तो मैं बस इतना सा बताना चाहता हूं कि पुली की वजह से सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। अगर रस्सी सेम है तो टेंशन सेम रहेगा। अगर आपने रस्सी के ऊपर डायरेक्टली फोर्स लगा दिया, रस्सी के ऊपर अगर आपने डायरेक्टली फोर्स लगा दिया तो एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन
एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, बेटा वो जगह जहां पे आपने फोर्स लगाया है, एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, वो पॉइंट जहां पे आपने फोर्स लगाया है, वहां पे टेंशन जो है वो F के बराबर हो जाता है बेटा। टेंशन जो है वो फोर्स के बराबर हो जाता है। जैसे कि मान लो किसी रस्सी को पकड़ के आपने खींचा, तो अगर आपने किसी रस्सी को पकड़ के खींचा तो रस्सी को जहां से आपने पकड़ा हुआ है ना, वहां पे जो टेंशन होगा वो आपके अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली बराबर हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये सारी बातें क्यों बढ़ा रहे हो सर आप लोग? क्योंकि अभी हम मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्या होगा, दो बॉडीज आपस में कनेक्टेड होंगी एक रस्सी से, दो बॉडीज आपस में कनेक्टेड होंगी एक रस्सी से। बेटा इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आता है तो हम कुछ अजम्पशंस को लेके चलते हैं। पहली अजम्पशन जो ये होती है कि जो स्ट्रिंग है इनएक्सटेंसिबल है। सर इनएक्सटेंसिबल से क्या मतलब हो गया? इनएक्सटेंसिबल मतलब इसका लेंथ चेंज नहीं हो सकता, इसका लेंथ चेंज नहीं हो सकता। अगर इस रस्सी का लेंथ फिक्स है तो जितने एक्सेलरेशन से ये वाला ब्लॉक चलेगा, जितने एक्सेलरेशन से ये वाला ब्लॉक चलेगा उतने ही एक्सेलरेशन से ये वाला ब्लॉक भी चलेगा। तुमने देखा ट्रेन में क्या होता है, जितनी स्पीड से इंजन जाता है बाकी सारे के सारे डब्बे उतने स्पीड से जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच का जो कनेक्शन होता है ना वो इनएक्सटेंसिबल होता है। उनके बीच का जो कनेक्शन है उसके लेंथ कभी चेंज नहीं होती बेटा। तो हम भी क्या चाहेंगे कि जो रस्सी है हमारे पास उसका लेंथ कभी चेंज ना हो, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एक्सेलरेशन आगे वाले ब्लॉक का वही एक्सेलरेशन इस वाले ब्लॉक का भी हो जाएगा। ऐसे सवाल अगर हमारे पास आते हैं तो हम क्या करें? सबसे पहली चीज आपसे एक्सेलरेशन के बारे में पूछा जाता है। एक्सेलरेशन के लिए इतना निश्चिंत हो जाओ ना बेटा, कुछ भी हो जाए एक्सेलरेशन पूछेगा तो इट विल बी योर ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स मतलब जो बॉडी को मोशन प्रोवाइड करा रहा है या जो सिस्टम को मोशन प्रोवाइड करा रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल मास। नेट एक्सटर्नल फोर्स बोल लो, ड्राइविंग फोर्स बोल लो, कोई बात नहीं, वो फोर्स जो बॉडी को मूव करवा रहा है डिवाइड बाय टोटल मास। यहां से आप एक्सेलरेशन निकाल लोगे बेटा। क्या दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा? बिल्कुल। ये जो रस्सी है वो इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है, मासलेस भी है, इनएक्सटेंसिबल भी है, जिसकी वजह से दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा। तो भाई अगर ये ए एक्सेलरेशन से चला आगे, अगर ये भाई सब ए एक्सेलरेशन से चल रहे हैं आगे, तो ये भाई सब भी ए एक्सेलरेशन से ही चलेंगे आगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं इसको सॉल्व करना सिखा देता हूं, जिसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये वाला M1 वाला ब्लॉक है बेटा, इस पे फोर्स F इधर लग रहा है, ये आगे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन A। नाउ द पॉइंट टू बी नोटेड इज हियर कि भाई टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लगता है। ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर टेंशन T लगेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर टेंशन T लगेगा। यहां पे ब्लॉक M2 वाला दिख रहा है आप लोगों को, M2 को खींचने का काम कौन कर रहा है, रस्सी कर रही है। दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां पे आपसे वो टेंशन के बारे में पूछ सकता है, तो आपने एक बार अगर एक्सेलरेशन निकाल लिया, एक बार अगर आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया है तो अब आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आप किसी भी एक ब्लॉक को लेके सॉल्व कर लीजिए और यहां से आप टेंशन को निकाल लेंगे। जैसे मैंने M2 वाले ब्लॉक को सॉल्व किया, क्योंकि उसको सॉल्व करना आसान लग रहा है। टेंशन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, टेंशन इज इक्वल्स टू M2 इनटू एक्सेलरेशन इज F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। खत्म कहानी। क्या दो ब्लॉक की जगह अगर वो तीन ब्लॉक जोड़ के दे दे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे? रस्सी चेंज होते टेंशन चेंज हो जाता है, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अभी एक सिंगल रस्सी है इसलिए पूरे रस्सी में टेंशन की वैल्यू T है। अभी एक ही रस्सी है इसलिए टेंशन पूरे रस्सी में सेम रहेगा। जैसे रस्सी चेंज हो जाएगी वैसे टेंशन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कंसिडर किया यहां पे कोई ब्लॉक है M1, ये खींच रहा है दूसरे ब्लॉक M2 को, और ये खींच रहा है तीसरे ब्लॉक M3 को, और बेटा यहां पे लग रहा है फोर्स। तो ऐसे सवालों को मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, बस तरीका बता रहा हूं। एक्सेलरेशन को लिखते हैं नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये काम तो बड़ा आसान है, लेकिन हां ट्विस्ट आता है जब आपको टेंशन फाइंड करना होता है। बेटा इस पार्ट में देखो, पहली रस्सी है टेंशन T1, दूसरी रस्सी है टेंशन T2। रस्सी चेंज होते ही टेंशन भी चेंज हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। रस्सी चेंज होते ही
टेंशन चेंज हो जाता है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। बस इतनी सी बात है मोशन इन कनेक्टेड बॉडीज को लेके। इसके अलावा थोड़े से केसेस कुछ और चेंज होते हैं, जैसे कि इंक्लाइन प्लेन पे कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं बता देता हूं। इंक्लाइन प्लेन पे कैसे चीजों को सॉल्व किया जाता है ये मैं आपको बता देता हूं। इंक्लाइन प्लेन का कॉन्सेप्ट भी बड़ा सिंपल सा है। मान लो कोई ब्लॉक अगर इंक्लाइन प्लेन पे मोशन कर रहा है, कोई ब्लॉक अगर इंक्लाइन प्लेन पे मोशन कर रहा है एंड m इज द मास ऑफ द ब्लॉक, इन दैट केस इस ब्लॉक के ऊपर ग्रेविटी लगेगी नीचे की तरफ। थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। बेटा यहां पे देखो तो ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इट कम्स आउट बी 90 माइनस का थीटा। ये पार्ट देखोगे तो ये हो जाएगा कितना, थीटा। तो mg का एक कंपोनेंट बनता है यहां पे विच इज गिवन बाय mg का cos थीटा। mg का एक कंपोनेंट इधर बनता है विच इज गिवन बाय mg का sin थीटा। तो यहां से आपने देख लिया कि अगर आपको सॉल्व करना है इंक्लाइन प्लेन को तो mg ना लेके mg sin थीटा और mg cos थीटा पे चर्चा करना। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो यहां पे आप देख लेना कि बॉडी को नीचे एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी किसकी है, mg sin थीटा की है। नॉर्मल को कौन बैलेंस करेगा इस केस में, नॉर्मल को बैलेंस करता है mg का cos थीटा। ये सारी बातें आपको पता है। यहां पे बॉक्स को नीचे लाने का काम किसका है, mg sin थीटा का। तो बॉक्स को एक्सेलरेशन भी कौन प्रोवाइड कराएगा, mg sin थीटा। इस टाइप के कॉन्सेप्ट आएंगे तो समझ जाओगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी तुम्हें। इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो बस आपको ऐसे कंपोनेंट करके इसको सॉल्व कर लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये हो सकता है कि आपको ऐसा सवाल दे दिया जाए कहीं पे जिसमें ये कोई इंक्लाइन प्लेन है मेरे बच्चे और यहां पे बीच में एक पुली लगा दी जाए। पुली से कुछ नहीं होगा, पुली से सिर्फ आपके फोर्स के टेंशन की डायरेक्शन चेंज होगी। तो यहां पे ब्लॉक m1 रख दिया जाएगा, यहां पे ब्लॉक m2 रख दिया जाएगा, यहां पे टेंशन T हो जाएगा, यहां पे भी टेंशन T हो जाएगा। आप देखो कि पुली लगाने से क्या हुआ, पहले जो टेंशन इधर लग रहा था आज वो टेंशन इधर लग रहा है, पहले जो टेंशन इधर लग रहा था आज वो टेंशन इधर लग रहा है। तो बस पुली का इतना सा काम है कि वो टेंशन की डायरेक्शन को चेंज करता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है पुली का। देखो भाई बड़े बेसिक से फंडे हैं, बेसिक से कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ये टेंशन वाली बातें तुमने नोट कर ली थी, ये सारी बातें एक बार देख लो। ये सब मैं बता चुका हूं कैसे टेंशन फाइंड करना है, देख लो जल्दी से। हो गया ये वाला पार्ट नोट सभी का, कुछ नहीं है इसमें। यहां पे आओ, ये वाली बातें देख लेना। 3 बॉडीज होगी तो तुम सॉल्व कर लोगे। यहां पे एफबीडी बना लेना। इंक्लाइन प्लेन पे मोशन अगर होता है तो आपको कंपोनेंट्स करने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 कंपोनेंट किए, एक नॉर्मल को बैलेंस करता है विच इज mg cos थीटा और एक mg sin थीटा जो कि ड्राइव करता है। ठीक है, ड्राइव मतलब बॉक्स को नीचे ले जाने का काम। ऐसे सवाल आएंगे तो आपने देख लिया पुली का काम क्या है, बेसिकली फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करने का। इसके अलावा पुली और कोई काम नहीं करती। अजम्पशन लेते हैं पुली को लेके, तो बेटा पुली को लेके जो अजम्पशन है वो होता है कि पुली जो है वो हमारी मासलेस हो जाएगी और साथ ही साथ पुली हमारी फ्रिक्शनलेस भी होगी। इसके अलावा और कोई बात नहीं है जो पुली से रिलेटेड है। बस इतनी सी बातें हैं जो आपको नोट करनी है। फटाक से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर लिया नोट सभी ने, समझते हो ना कैसे होगा। चलो भाई अब सवाल देख लेते हैं, लॉज ऑफ मोशन पे कैसे सवाल आते हैं। तो भाई सवाल पहला हमसे कहता है, अ ब्लॉक ऑफ मेटल वेइंग 5 kg, तो एक ब्लॉक है मेटल का जो कि 5 किलो का है, इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन, it is stuck by a jet releasing water at a rate of 2 kg per second and at a speed of 5 meter per second, then the velocity of the block after 10 seconds will be। बड़ा सिंपल सा सवाल है। एक ब्लॉक है जो कि 5 kg का है, यहां पे बिल्कुल सर एक ब्लॉक जो कि 5 kg का है। इट इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, एक सरफेस पे बेटा ये रेस्ट पे था अभी। अब क्या हुआ, इट इज स्टक बाय अ जेट रिलीजिंग वाटर एट अ रेट ऑफ 2 kg। अरे है क्या बात है, क्या दिखाए सर हमें ये kg पर सेकेंड, रेट ऑफ मास, मास का रेट है ये ना। हाँ सर इट इज द मास का रेट। सो ये dm बाय dt हो सकता है, 2 मास का kg टाइम का सेकेंड। क्या बात है सर, समझ गया मैं कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है इसमें। वेलोसिटी कितनी है, 5, कितनी स्पीड से चलेगा ये, 5 मीटर पर सेकंड से। ये चलेगा 5 मीटर पर सेकंड से, ना 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 सर, पानी आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। तो पानी यहाँ पे वाटर की पाइप लगी थी, ये पानी में जेट निकलता है इसमें से, वाटर इससे स्ट्राइक करता है जिसकी वजह से ब्लॉक आगे जाएगा। वाटर जो इसमें निकल रहा है वो कितनी स्पीड से है, 5 मीटर पर सेकंड से।
ठीक है। इसका dm बाई dt, पानी के लिए जो dm बाई dt बोला है इट इज 2 kg पर सेकेंड। अब तो काम बन गया, मैं बता सकता हूं कि ये जो पानी है वो इस बॉक्स पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स इज गिवन बाय, एक्सटर्नल फोर्स इज गिवन बाय v dm बाय dt। v हमारा यहां पे 5 हो जाएगा, dm बाई dt 2 हो जाएगा, 10 न्यूटन का फोर्स ये वाटर जेट इस बॉक्स पे लगा रहा है। इनिशियली ये बॉक्स रेस्ट पे था, दैट मींस इस बॉक्स की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बॉक्स के ऊपर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, तो जरा बॉक्स को मैं अलग से बना लूं यहां पे। तो बेटा ये बॉक्स जो कि इनिशियली रेस्ट पे था 5 kg का बॉक्स है, इस पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। तो क्या मुझे बता सकते हो इस बॉक्स पे एक्सेलरेशन कितना होगा? तो फ्रॉम द फॉर्मूला F इक्वल्स टू ma। ये सारी बातें पानी के लिए की थी, अब बातें बॉक्स के लिए कर रहे हैं हम लोग, है ना। अंतर समझ रहे हो ना आप लोग? पहले की जो बातें करी थी इट इज ऑल फॉर दैट वाटर, अभी जो बातें हो रही है वो सारी इस डब्बे के लिए हो रही है। तो बॉक्स के लिए अगर ये सारी बातें हैं तो ये 5 kg का बॉक्स, इस पे फोर्स लगाया गया है 10 न्यूटन का। कैन यू जस्ट फाइंड द एक्सेलरेशन? इनिशियल वेलोसिटी बॉक्स की 0 है और फ्रॉम द फॉर्मूला F इक्वल्स टू ma। फोर्स हो जाएगा 10 न्यूटन का, मास हो जाएगा 5 और एक्सेलरेशन a। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है? इस बॉक्स का एक्सेलरेशन है। वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो यहां पे v इक्वल्स टू u प्लस at लगाया मैंने। v इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 2 है और टाइम मांग रहा है 10 सेकेंड्स का, तो v बनता है 20 मीटर पर सेकेंड। मिला कहीं ऑप्शन में 20 मीटर पर सेकेंड? तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ गए बात को? समझ रहे हो ना तुम लोग? छाप लो जल्दी से इसको। कर लिया नोट सभी ने? छाप लिया? बड़े अगले सवाल पे। अगला सवाल कहता है अ लिफ्ट इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द वेट ऑफ द मैन। क्या होगा? तो बड़ा सिंपल सा फंडा है भाई साहब। बोल रहा है एक लिफ्ट है हमारे पास जो पहले रेस्ट पे थी, बिल्कुल कोई मोशन नहीं था, कुछ नहीं था। जब वो लिफ्ट रेस्ट पे थी तो उसके अंदर एक आदमी खड़ा था। तो इस आदमी का जो वेट आ रहा था वो mg के बराबर था, यानी उसका जो एपरेंट वेट था वो उसके एक्चुअल वेट के बराबर आ रहा था। तो पहले वाले केस में n बराबर mg था। बेटा ये इनिशियल वाला केस था, है ना, इनिशियल वाला केस। मैंने इसको डब्बे में बंद कर दिया, नाम कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये लिफ्ट एक्सेलरेट करने लगी ऊपर की तरफ विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये रही वो लिफ्ट, ये रहा वो वेइंग मशीन, ये रहे वो अंकल, और ये लिफ्ट अब ऊपर एक्सेलरेट कर रही है 3.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो क्या उस केस में मैं बोलूं कि mg नीचे की तरफ लग गया? नॉर्मल इस केस में ऊपर की तरफ लग जाएगा। इक्वेशन जो बनती है वो बनती है n माइनस का mg इक्वल्स टू ma। तो उस केस में नॉर्मल हो जाएगा mg प्लस ma। बेटा ये सेकंड वाला केस है जिसमें नॉर्मल की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी एपरेंट वाले से। इसको मैंने n फाइनल कह दिया, इसको मैंने n फाइनल कह दिया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। मुझे तो परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज निकालने के फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल करते हैं, तो मैं इसका परसेंटेज चेंज निकालना चाहता हूं। सो डेल्टा n बाय n इनिशियल इंटू 100 करने से हमें मुझे मिल जाएगा। सो n फाइनल माइनस n इनिशियल अपॉन n इनिशियल करने से इंटू 100 करने से मुझे मिल जाएगा। इट कम्स आउट बी mg प्लस ma माइनस का mg डिवाइडेड बाय mg इंटू 100। भाई mg से mg मर जाएगा, m से m मर जाएगा, a अपॉन g इंटू 100। एक्सेलरेशन है 3.75, यही था एक्सेलरेशन था 3.75 डिवाइडेड बाय g का वैल्यू 10 ले लिया इंटू 100। परसेंटेज में आंसर आएगा इससे। 0 से 0 मर जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 2 0 लगेंगे, एक 0 से और 0 मर जाएगा, आंसर बनेगा 37.5%। भाई आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं, आंसर पॉजिटिव आ रहा है। दैट मींस वो जो वेट था वो उसका इंक्रीज हुआ है। पॉजिटिव में आंसर आया है, इट सिंपली शोज कि इसका जो वेट था वो इंक्रीज हुआ है बाय 37.5%। सिंपल है ना? नोट कर लो, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। पहले रेस्ट पे था तो उसका जो एपरेंट वेट था एक्चुअल वेट के बराबर था, लेकिन बाद में उसका एपरेंट वेट एक्चुअल वेट से ज्यादा हो गया।
पहली चीज तो यहीं से पता चल रहा है कि उसका वेट इंक्रीज हो गया है, पहली बात यहीं से पता चल रहा है कि उसका वेट इंक्रीज हुआ है। अब कितना परसेंटेज हुआ, तो मैंने परसेंटेज निकाल दिया इस फॉर्मूले से। नोट कर लिया सभी ने? बढ़े आगे। अगला सवाल, a 25 kg lift is supported by a cable. The acceleration of the lift when the tension in the cable is 175 न्यूटन will be। भाई एक 25 किलो की लिफ्ट है जो सपोर्टेड है बाय केबल से, एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट बताना है जब टेंशन इन द केबल इज 175 न्यूटन। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे एक लिफ्ट बना देता हूं और लिफ्ट का मास बोला है 25 केजी। भाई लिफ्ट का मास 25 केजी है, लिफ्ट से जो केबल अटैच्ड है वो लिफ्ट को पुल कर रही है 175 न्यूटन से। भाई लिफ्ट का खुद का भी वेट होगा तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 25 जी, है ना। अब बताइए द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। समझदार हो, समझदारी दिखाओगे, दिखा लो, दिखा लो। सर मैं ना समझदार नहीं हूं, मेरा दिमाग नहीं चला, मैंने एक्सेलरेशन को ऊपर की तरफ ही ले लिया। मैं समझदार नहीं हूं, मेरे समझदारी नहीं चली, मैंने एक्सेलरेशन को ऊपर की तरफ ले लिया, कोई बात नहीं। अगर एक्सेलरेशन ऊपर है तो मैं जानता हूं ऊपर वाली चीजों को पॉजिटिव, नीचे वाली चीजों को नेगेटिव लेते हुए सॉल्व करेंगे। तो यहां पे बनेगा 175 माइनस का 25 जी इक्वल्स टू ऊपर की तरफ 25 ए। भाई साहब जी का वैल्यू मैं अगर 10 ले लूं तो मेरा काम आसान बन सकता है, चलो देख लेते हैं भाई। 175 माइनस का 250 इज इक्वल्स टू 25 ए। मुझे समझदार लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, 250 में से 175 को माइनस करते चलेंगे और यहाँ पे 5 में 10 में से 5 जाएंगे, 5 7 8 9 10 11, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 7। खुद ही सोचो बचेगा कि नहीं बचेगा। माइनस का 75 इक्वल्स टू 25 ए। 25 3 जा 25 3 जा 75, ए का वैल्यू माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन बेटा। ऑप्शन में चेक किया, कहीं नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है 2.8। तो क्या मेरा आंसर ये हो जाएगा? क्यों आया वेरिएशन? क्योंकि इन्होंने सोचा कि आप सवाल में जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लोगे, लेकिन आपने क्या लिया, आपने वैल्यू ले ली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। उसको लगा कि आप वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लोगे, लेकिन आपने वैल्यू ले ली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, जिसकी वजह से आंसर आया माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि ए ऑप्शन में है। नोट कर लीजिए इसको भी। कर लिया सभी ने नोट? बढ़े अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन 4, अ बॉडी इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर। It is observed that the tension in the string is doubled when the elevator is accelerated, then the acceleration will be। एक बॉडी को सस्पेंड लटका के रखा है फ्रॉम द स्ट्रिंग, एक रस्सी से, फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर। भाई साहब यहां पे आप ध्यान देंगे तो एलिवेटर है बेटा, ये एलिवेटर में रस्सी से एक डब्बे को लटका के रखा हुआ है। अभी का केस जिसमें एलिवेटर रेस्ट पे है, जस्ट कंसीडर करना बेटा। पहला केस जिसमें एलिवेटर रेस्ट पे है, डब्बे का मास कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए m हो गया, तो यहां पे रस्सी के अंदर कोई टेंशन आएगा T और यहां पे डब्बे पे लगेगी ग्रेविटी। तो बेटा अगर यहां पे एलिवेटर हमारा रेस्ट पे है तो T बराबर mg हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बोला है कि एलिवेटर जो है एक्सेलरेट कर रहा है, और जब एलिवेटर एक्सेलरेट कर रहा था तो टेंशन हो गया डबल। नाउ एलिवेटर is accelerated, और जब एलिवेटर एक्सेलरेट हो रहा था तो उस केस में जो टेंशन इस डब्बे पे या फिर इस रस्सी में जो टेंशन आ रहा था वो हो गया 2t। क्या बात है सर। जैसे ही ये एलिवेटर एक्सेलरेट करा, मैंने मान लो लेट्स से ऊपर की तरफ ये एक्सेलरेट कर रहा है, मान लो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करा तो यहां पे टेंशन आ गया बेटा 2t। अब बताइए व्हाट इज द एक्सेलरेशन। या t बराबर mg है, इतनी बात मैं समझ चुका हूं, t बराबर mg है, इससे कोई नकार मना नहीं कर सकता है। यहां पे देखो बेटा, बॉक्स के लिए अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसके ऊपर एक फोर्स 2t ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है। तो बेटा फॉर दिस बॉक्स कैन आई से दैट द नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या इस बॉक्स के लिए ये बातें बोल सकता हूं कि नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन?
ऊपर की तरफ 2t, नीचे की तरफ mg इज इक्वल्स टू ma हो जाएगा। भाई 2 इंटू एम जी, टी की जगह mg पुट करते हैं, माइनस का mg इक्वल्स टू ma, तो यहां पे 2mg माइनस mg होता है इक्वल्स टू ma, तो उस केस में g बराबर a के हो जाएगा, यानी कि जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है वो g के बराबर होगा ऊपर की तरफ, उस केस में टेंशन डबल हो जाएगी। अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हुआ जो कि g के बराबर है तो फिर उस केस में टेंशन डबल हो जाएगी। a का वैल्यू g के बराबर होनी चाहिए। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द आंसर। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। किया नोट सभी ने? बड़े अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अगला सवाल बोलता है अ बलून ऑफ मास m इज राइजिंग अप विद एन एक्सेलरेशन a, द फ्रैक्शन ऑफ वेट that must be detached from the balloon in order to double its acceleration will be। भाई क्या बोला गया है, एक बलून जिसका मास m है वो एक्सेलरेट कर रहा था a से, तो ये रहा हमारा वो बलून, इसका मास अभी m होगा, ये बलून ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है a से, ठीक है सर, ठीक है, बलून ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ए से। बेटा इस टाइम पे mg इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक फोर्स लगता है इस पे बायंट वाला जो इसको ऊपर लेके जाता है। mg वाला फोर्स नीचे लग रहा है, बायंट फोर्स लगता है जो इस बलून को ऊपर लेके जा रहा है। इस बलून में से मैं कितना मास निकाल दूं, कितना वेट निकाल दूं, तो भाई लेट से मैंने m डैश मास को रिमूव किया, लेट से m डैश मास मैंने डिटैच्ड मास हो गई है, m डैश जो हो जाएगा वो डिटैच्ड मास हो जाएगा, एंड m डैश अगर डिटैच्ड मास है तो यहां पे अब मास जो बचेगा इट विल बी योर m माइनस का m डैश, एक्सेलरेशन अब 2a हो जाएगी, बायंट फोर्स आज भी लगता है बट नीचे की तरफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, इट विल बी m माइनस का m डैश इंटू जी। मुझे तो भैया बता दीजिए m डैश का वैल्यू, m डैश g का वैल्यू बताना है, यही पूछा है उसने, हाँ ये बता कितना होगा। पहले बलून का मास m था, ऊपर जा रहा था a एक्सेलरेशन से, mg लग रहा था नीचे। बेटा b क्या है, b इज एक्चुअली द बायंट फोर्स। तुम अगर गुब्बारे को छोड़ोगे तो उसको ऊपर ले जाने का काम कौन करता है, बायंट फोर्स। तुमने देखा होगा पानी में अगर किसी बलून को डुबा दो और फिर छोड़ो तो बलून एकदम ऊपर आ जाता है, क्यों आता है, बायंट फोर्स की वजह से। तो यहां पे भी वही कहानी लगी, मैंने बोला b माइनस का mg, पहले बलून के लिए इक्वेशन लिखते हैं पहले वाले केस में, सो इट विल बी b माइनस का mg इक्वल्स टू ma, b माइनस का mg इक्वल्स टू ma। बेटा यहां से बायंट फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा mg प्लस ma, हाँ सर मिल गया mg प्लस ma। अब सेकंड केस में इसको लिखते हैं, देखो डबल एक्सेलरेशन हो गया बेटा, है ना, डबल एक्सेलरेशन हो गया। देखो उसने क्या बोला है, एज्यूमिंग द एयर थ्रस्ट रिमेन्स द सेम, एयर थ्रस्ट मतलब यही बायंट फोर्स हमारा सेम है। यहां पे इक्वेशन बनेगी तो b माइनस का m माइनस m डैश g इक्वल्स टू, है पूरी इक्वेशन नहीं बन रही यहां पे, चलो यहां नीचे लिखते हैं, सो b माइनस का m डैश g इज इक्वल्स टू m माइनस का m डैश इंटू 2a। बेटा b की जगह पे क्या mg प्लस ma लिख दूं, क्या मैं b की जगह पे मैं mg प्लस ma लिख दूं, सो इट विल बी mg प्लस ma माइनस का mg प्लस का m डैश g इज इक्वल्स टू 2ma माइनस 2m डैश a। भाई जो जो चीजें कट रही है काट दो, mg से mg मर जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी ma प्लस का m डैश g इक्वल्स टू 2ma माइनस का 2m डैश a। अच्छा, ma उधर चला जाएगा, 2ma माइनस ma, तो m डैश g इक्वल्स टू ma माइनस का 2ma डैश m डैश a। भाई m डैश का वैल्यू निकालना है ना आपको, m डैश का वैल्यू निकालना है ना आपको, तो एक काम करें ना, 2m डैश a 2m डैश a, ठीक है सही। तो एक काम कीजिए ना, m वाले को एक साथ ले लीजिए, m डैश वाले को एक साथ ले लीजिए, उससे काम आसान हो जाएगा बेटा। क्या करते हैं, m डैश निकालना है मुझे, m डैश निकालना तो m वाले को एक साथ लिख लीजिए, m डैश वाले को एक साथ लिख दीजिए, सो 2m डैश a इधर आ जाएगा, सो इट विल आउट बी m डैश g प्लस का 2m डैश a इज इक्वल्स टू ma।
सो m डैश कॉमन ले लिया, इट विल बी योर 2a प्लस का g इज इक्वल्स टू ma। सो यहां से m डैश का वैल्यू बनेगा ma डिवाइडेड बाय 2a प्लस का g। ये m डैश है हमारे पास, ये m डैश है हमारे पास, ma डिवाइडेड बाय 2a प्लस जी, ma डिवाइड बाय 2a प्लस जी। आई थिंक ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, देख लीजिएगा एक बार। हो गया नोट, कर लो इसको भी, कर लिए भी नोट। बड़े अगले सवाल पे, अगला सवाल, a force produces an acceleration of 5 meter per second square in a body and the same force produces an acceleration of 15 meter per second square in another body. The acceleration produced by the same force when applied to the combination of the two bodies will be, क्या होगा भाई? एक बॉडी पे फोर्स ने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, सेम फोर्स ने दूसरी बॉडी पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। बताइए अगर यही फोर्स दोनों कॉम्बाइंड बॉडीज पे लगा दिया जाए तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? मेरे हिसाब से यहां पे मास नहीं दे रखा, तो मास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैं मान लीजिए एक बॉडी जिसका मास m1 है, इस पे लगा दूं फोर्स F, तो इसके पास एक्सेलरेशन आता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अगर एक बॉडी है m2, इस पे भी लगा दूं मैं फोर्स F, तो इस पे भी एक्सेलरेशन जो आएगा इट विल बी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे हिसाब से इक्वेशन बनती है F इक्वल्स टू m1 इंटू a, तो F इक्वल्स टू 5m1। क्या यहां से कोई समस्या है? m1 इक्वल्स टू F बाय 5। ये लो, पहली बॉडी का मास मुझे मिल गया। यहां पे लिखेंगे F इक्वल्स टू m2a, तो F इक्वल्स टू 15m2, तो m2 का भी वैल्यू मिल गया मुझे F बाय 15। m2 का वैल्यू मिल गया मुझे F बाय 15। m1 पता चल गया, m2 पता चल गया। अब दोनों को कंबाइन कर दीजिए। m1 पता चल गया है, m2 पता चल चुका है, दोनों को कंबाइन कर दीजिए। यहां पे ये होगा m1, ये होगा m2, दोनों पे कंबाइन फोर्स लगाया गया। व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, बताइए जरा। तो यहां पे F इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू a हो जाएगा, और m1 m2 F बाय 5 और F बाय 15 है, तो F इज इक्वल्स टू F बाय 5 प्लस F बाय 15 इंटू a हो जाएगा। टेकिंग आउट F कॉमन, तो F से सारे F मर जाएंगे। 1 इक्वल्स टू एलसीएम तो 15 ही आएगा, तो 3 प्लस का 1 इंटू a। भाई 5 और 15 का एलसीएम 15 ही आता है, तो 15 एलसीएम आ गया। 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 15 1 जा 15। सो 15 बाय 4 विच कम्स आउट भी कितना? आई थिंक ये 3.75 बन रहा है। हाँ सर बिल्कुल। सो 3.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द कंबाइंड मास। बेटा दोनों बॉडीज के कॉम्बिनेशन में कितना एक्सेलरेशन आ रहा है? 3.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंगल बॉडीज पे एक्सेलरेशन बता दिया था, कंबाइंड पे एक्सेलरेशन मांगा था, हमने वो भी बता दिया। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ तो आता है ना आप लोगों को क्या चल रहा है यहां पे? असल में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल सी बातें हैं। छाप लो जल्दी से। कर लिया नोट सभी ने? बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पे। अगला सवाल कहता है 3 इक्वल वेट्स ऑफ मास m, यहां पे 3 डब्बे दिख रहे हैं आपको, 3 वेट है बेटा जिसका मास m है, आर हैंगिंग ऑन अ स्ट्रिंग passing over a fixed pulley as shown in the figure. The tension in the string connecting the weight A से लेके B तक, ये T1 बताना है, और B से लेके C तक T2 बताना है आपको। तो आपको T1 और T2 की वैल्यूज बतानी कितनी होगी। तीनों वेट बराबर है बेटा, तीनों के वेट बराबर है। पहली बात तो मैं समझ गया कि सर यहां पे जो एक्सेलरेशन होगा वो किस तरफ होगा। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है इसका एक्सेलरेशन यहां होना चाहिए। तुम लोग क्या कहते हो? मेरे हिसाब से तो एक्सेलरेशन यहां होगा। तुम लोग क्या कहते हो? तुम बताना अपना ओपिनियन। मैं अगर ए वाले ब्लॉक के लिए एफबीडी बना लूं तो ए वाले ब्लॉक का मास है m, यहां पे टेंशन लग रहा है T1 और इसका एक्सेलरेशन जा रहा है ऊपर, इस पे लगेगा mg नीचे की तरफ। तो यहां से एक इक्वेशन बन गई T1 माइनस का mg इक्वल्स टू ma।
ठीक है। फिर मैं सी वाले ब्लॉक के लिए बात करूं, ये ए वाले ब्लॉक के लिए बात की थी, अब मैं बात करूंगा सी वाले ब्लॉक के लिए। तो भाई जब आप सी वाले ब्लॉक को देखोगे तो इसका मास भी m है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, एक्सेलरेशन इसका भी कितना रहेगा बेटा, a रहेगा, लेकिन नीचे की तरफ, और यहां पे टेंशन होगी T2। सी वाले ब्लॉक के लिए बात कर रहा हूं। इक्वेशन बन जाएगी mg माइनस का T2 इक्वल्स टू ma। अब बात करते हैं बी वाले ब्लॉक के लिए। तो बी वाले ब्लॉक को जब हमने देखा तो हमें लगा कि यार ये वाला ब्लॉक है बी, एम मास का है, ऊपर की तरफ टेंशन लग रही है T1, नीचे की तरफ टेंशन लग रहा है mg और T2, है ना। mg वाला फोर्स भी लगेगा और साथ ही साथ T2 भी लगेगा नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन जा रहा है नीचे की तरफ। इक्वेशन बनेगी mg प्लस का T2 माइनस का T1 इज इक्वल्स टू ma। तो आपको T1 और T2 का वैल्यू निकालना है बेटा। तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो यहां से T1 की वैल्यू उठाइए। देखो ये तो नॉर्मल मेथड है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है, वो जल्दी से काम कर देगा आप लोगों के लिए। तो आपने T1 उठाया, यहां से आपने T2 उठाया, इट विल बी mg माइनस का ma। T2 और T1 उठा के यहां इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो mg प्लस T2 माइनस T1, mg प्लस T2 minus T1 is equals to ma। So mg plus T2 की जगह पे मैं पुट करने जा रहा हूं यहां पे mg माइनस ma, mg माइनस ma माइनस T1 की जगह मैं पुट करने जा रहा हूं mg प्लस ma इक्वल्स टू ma। So mg प्लस mg 2mg माइनस ma माइनस का mg माइनस का ma इक्वल्स टू ma। ठीक है, तो ये 2mg माइनस mg हो जाएगा, ये माइनस का ma उधर जाके बन जाएगा 3ma। तो बेटा यहां पे पहली बात तो एक्सेलरेशन जो है वो g/3 आ रहा है। अब इस एक्सेलरेशन को उठा के पुट कर दीजिए T1 और T2 में, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। g/3 यहां पे पुट किया तो T1 का जो वैल्यू मिल रहा है g/3 पुट करने से इट्स 4mg/3। g/3 एक्सेलरेशन की जगह g/3 पुट किया तो T1 आ रहा है 4mg/3, जो कि मुझे सी ऑप्शन में दिख रहा है। यहां पे g/3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा कितना, a की जगह g/3, तो 2mg/3 बनेगा। यहां पे T2 बनेगा 2mg/3, तो 2mg/3 मुझे जो मिल रहा है वो यही मिल रहा है। सो आई थिंक थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहां पे। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए, इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए, तो आप सब कुछ कर सकते हो। नोट कर लो इसको भी। एक्सेलरेशन के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, आप सीधा ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास भी कर सकते हैं। यहां पे ड्राइविंग फोर्स देखिए बेटा, इसका mg, इसका mg और इसका mg, दीज आर द ड्राइविंग फोर्स। टेंशन तो भैया इंटरनल फोर्स होते हैं, उनका कोई योगदान थोड़ी है। तो mg प्लस mg 2mg माइनस का mg, देखो इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, तो ये 2mg इधर माइनस का mg, ये 2mg माइनस mg mg होते हैं, डिवाइड बाय टोटल मास। तो mg डिवाइडेड बाय टोटल मास इज दिस, mg डिवाइड बाय टोटल मास 3m इज द टोटल मास। तो एक्सेलरेशन g/3 आ जाएगा, डायरेक्ट आता है, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, समझ गए बातें पक्का? कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दूं इसके। चलो भाई, सो एक सवाल तुम लोगों के लिए। अ मास ऑफ 10 kg इज सस्पेंडेड वर्टिकली बाय अ रोप from the roof when a horizontal force is applied on the rope. At some point the rope deviated by an angle of 45 degree at the roof point. The suspended mass is at equilibrium, then the magnitude of force applied. क्या बोला गया है? एक 10 kg का मास है जिसको वर्टिकली एक रस्सी के सहारे लटका के रखा हुआ है। When a horizontal force is applied on the rope at some point, the rope deviated by an angle of 45 degree at the roof point. ठीक है, तो बेसिकली यहां पे ऐसे बोला था बेटा, जैसे कि भावनाएं समझो इसकी। यहां पे आपने क्या किया, एक रस्सी से मास पार्टिकल को लटका के रखा हुआ था। अब आपने यहां पे जो बॉडी लटकाई थी वो 10 kg की थी, ये एक रस्सी थी बेटा, वर्टिकली लटका के रखी थी। क्या बोला है? व्हेन अ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड एट ऑन द रोप एट सम पॉइंट, द रोप डेविएटेड बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द रूफ पॉइंट। बेटा क्या बोला? अब जैसे ही आपने इस रस्सी पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, जैसे आपने रस्सी को पकड़ के हॉरिजॉन्टल फोर्स बनाया, ये स्ट्रक्चर पता है कैसा बनेगा?
ये स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। ऐसा बन गया। ये रस्सी थी, इसको पकड़ के इधर से खींचा तो ये ऐसा बन गया, और यहां जहां वो रस्सी से टकरा लटके हुआ था यहां पे उसने 45 डिग्री का एंगल बना दिया है। जहां पे वो दीवार से लटका हुआ था वहां 45 डिग्री का एंगल उसने बना दिया है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि फोर्स का वैल्यू क्या होगा। तो भाई हमने यहां पे बोला कि फोर्स का वैल्यू क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो लामीज थ्योरम में हमने देखे थे। तो मैंने बोल दिया कि मान लीजिए यहां पे भैया टेंशन टी लग रहा था एंड यहां पे नीचे जो फोर्स था 10G था, क्योंकि सिस्टम इन्होंने बोला है इक्विलिब्रियम में है। यहां लिख दूं सिस्टम हमारा जो है वो इक्विलिब्रियम में है। अरे यार यहां पे तो मैं डायग्राम बनाऊंगा पर कोई बात नहीं। सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, और अगर सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होगा तो उस केस में सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। यहां पे फोर्स मान लीजिए बेटा लग रहा है टी डैश, तो यहां 45 डिग्री है, तो आप देख सकते हो कि यहां पे भी 45 डिग्री बनेगा ये। और अगर ये 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये भाई मिटा देता हूं, यहां पे 45 डिग्री यहां पे बन रहा है, टेंशन टी डैश यहां लग रहा है, फोर्स यहां लग रहा है। बेटा टी डैश के कुछ कंपोनेंट्स होंगे जो आपको नजर आते होंगे। पहला कंपोनेंट इधर की तरफ मुझे दिख रहा है विच इज योर टी डैश कॉस 45 डिग्री। दूसरा कंपोनेंट मुझे इस तरफ की तरफ कहीं दिख रहा है विच इज योर टी डैश साइन 45 डिग्री, टी डैश साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब क्योंकि सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है तो फोर्सेस को बैलेंस किया जा सकता है, यानी टी डैश कॉस 45 एफ के बराबर हो जाएगा। टी डैश कॉस 45 डिग्री एफ के बराबर हो जाएगा, और टी डैश साइन 45 डिग्री जो है वो टी के बराबर हो जाएगा। या मैं दोनों को डिवाइड कर दूं क्या आपस में, मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो उससे टी डैश की कहानी खत्म हो जाएगी। कॉस 45 बेटा कॉट 45 1 होता है इक्वल्स टू एफ बाय टी। टी का वैल्यू देखो यहां पे, टी का वैल्यू क्या, वो 10G के बराबर हो जाएगा। जी बिल्कुल सर, यानी कि 100 न्यूटन हो जाएगा। जी बिल्कुल सर। सो यहां पे 100 लिख दिया। कॉट 45 1 होता है, 1 इक्वल्स टू एफ बाय 100 करने से आप देखोगे तो एफ का वैल्यू मिलता है 100 न्यूटन। एफ का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, 100 न्यूटन। जहां दिख रहा है ए ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। चाहो तो इसको लामीज थ्योरम से भी कर लो, चाहो तो ऐसे कंपोनेंट करके भी कर लो, कोई रोक टोक नहीं है, तुम्हारी मर्जी भाई। नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने, बड़े आगे। अगला सवाल क्या कहते हैं हमसे, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद द मोमेंटम p starting at t equals to 0, a force F equals to kT act in the same direction on the moving particle during the time interval t so that the momentum changes from p to 2p. Here k is a constant, then the value of t is. बेटा बड़ा सिंपल सा सवाल है, बोला गया है एक पार्टिकल है जिसका मास m है, तो यहां पे ये रहा पार्टिकल, इसका मास m है, वो एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है और इस पार्टिकल के पास मोमेंटम है बेटा p। इस पार्टिकल का मोमेंटम कितना हो जाएगा, p। ठीक है, ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है और इसका मोमेंटम है p। बेटा t इक्वल्स टू 0 पे इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगा विच इज F इक्वल्स टू KT। तो एट t इक्वल्स टू 0 इस पार्टिकल पे एक फोर्स मैंने लगा दिया F विच इज इक्वल्स टू KT। देखा टाइम वेरिएबल फोर्स है बेटा ये, जिसकी वजह से इसका इनिशियल मोमेंटम जो P था वो चेंज होके अब कुछ समय के बाद इसका मोमेंटम हो जाएगा P फाइनल विच इज योर 3P। तो क्या हुआ, इस बॉडी के ऊपर इनिशियल इसका मोमेंटम P था, t इक्वल्स टू 0 पे इस पे एक फोर्स लगा दिया गया जिसकी वजह से इसका मोमेंटम हो गया 3P। बेटा जब फोर्स लगाया तो t इक्वल्स टू कैपिटल T टाइम के लिए हमने इसको फोर्स लगाया था, इसके ऊपर फोर्स कितनी टाइम के लिए लगाया, t टाइम के लिए इस पे हमने फोर्स लगाया, तो जब फोर्स t हो गया तो इसका मोमेंटम 3P हो गया। क्या आप कैपिटल T का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना होगा, यही हमें फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व करें इसको भाई, ऑब्वियस ये बात है, बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ किसकी वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। क्या ये बात न्यूटन अंकल ने भी कही थी हमसे, तो न्यूटन अंकल की बातें F इक्वल्स टू dp बाई dt हो जाता है बेटा। F की जगह पे मैं लिखता हूं KT इक्वल्स टू dp बाई dt, और अगर मैं dt को इधर ले आऊं तो dp हो जाता है KT dt।
दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किया मैंने इसको, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर आपने इसको इंटीग्रेट किया है तो इट विल बी योर इंटीग्रेशन ऑफ डीपी इक्वल्स टू, के कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ टी dt। बेटा कहां से कहां तक, t इक्वल्स टू 0 से लेके t इक्वल्स टू कैपिटल T तक हमने इसको इंटीग्रेट किया। बेटा t इक्वल्स टू 0 पे मोमेंटम था p, t इक्वल्स टू कैपिटल T पे मोमेंटम हो चुका है 3p। इंटीग्रेशन वाली बातें थी। चलिए भाई लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। तो यहां पे इंटीग्रेशन किया, सो p आया, लिमिट लगेंगे p से लेके 3p तक, k कांस्टेंट बाहर था, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगेगी t से लेके 0 से लेके कैपिटल T तक। बेटे बच्चे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू k बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बेटा ये 2p इक्वल्स टू k बाई 2 इंटू कैपिटल T स्क्वायर, 2 इधर चल जाएगा, 4p अपॉन k इज योर टी स्क्वायर। चाहो तो टी का वैल्यू अंडर रूट में भी निकाल सकते हो, ऑप्शन चेक करते हैं कैसा दे रखा है उसने, अंडर रूट में दे रखा है तो हम भी अंडर रूट में निकाल लेंगे, और यहां से टी का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4p बाई के, यानी कि 2 अंडर रूट ऑफ p बाई के। कौन सा ऑप्शन मैच करता है चलो चेक कर लेते एक बार, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। 2 अंडर रूट ऑफ p बाई के, ये दिख रहा है मुझे 2 अंडर रूट ऑफ p बाई के, दिस इज योर फाइनल आंसर बेटा। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। 2019 में सवाल पूछे गए थे हम लोगों से, फटाक से नोट कर लीजिए इसको। किया नोट सभी ने? इसको भी नोट कर लो। हो गए भी नोट? बहुत बढ़िया। सो ये हमारा लॉज ऑफ मोशन का पार्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ रही होगी, कोई समस्या नहीं होगी। ये तो चंद सवाल थे, और भी ऐसे बहुत सवाल है जो लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड है बेटा। और अगर आप कोई बुक सॉल्व कर रहे हो या फिर कोई मटेरियल आप प्रेफर कर रहे हो तो उसमें अगर आपको लॉज ऑफ मोशन के कोई क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको जरूर सॉल्व करो। एक पूरा रिवीजन मैंने आपको करा दिया है, ऑलमोस्ट जो टॉपिक्स होते हैं उनका मैंने कवरेज दे दिया आप लोगों को। जो टॉपिक इधर कवर नहीं हो पाए वो क्वेश्चंस के थ्रू मैंने कवर करवा दिए। बाकी इससे ज्यादा आई डोंट थिंक कि हमारे क्विक रिवीजन में कुछ कवर हो सकता था, तो मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल दिए कि भाई ठीक है आपको बेस्ट दे सकूं। बाकी अब आपकी बारी है, आपको एफर्ट्स और ज्यादा करने हैं क्योंकि आपका तो एग्जाम आ गया है ना, तो आपको और ज्यादा एफर्ट्स करना है, और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। थ्योरी पे ज्यादा फोकस मत करना, अब फॉर्मुलाज देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, इससे काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर वीडियो दोबारा देखना हो तो आप एक सिंपल सा काम कर सकते हो, वेबसाइट पे आ सकते हो। वेबसाइट पे आने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, गूगल पे जाना है, वहां पे magnetbrains.com सर्च कर लेना तो ऐसा पूरा एक पेज खुल जाएगा तुम्हारे सामने। इसमें जाना है आप लोगों को IIT JEE डिपार्टमेंट में, जहां पे आपको क्रैश कोर्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इस पे वॉच नाउ पे क्लिक करना मेरे बच्चे, तो यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के। तो आपको जिसमें भी जो डाउट है वो वीडियो यहाँ पे आके देख सकते हो। यहाँ पे ही क्यों बुला रहा हूं मैं, क्योंकि देखो भाई यूट्यूब पे वीडियो को ढूंढने से बेहतर है कि आप सीधा वेबसाइट पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे और आपका बहुत टाइम बचने वाला है। क्योंकि लास्ट मोमेंट है बेटा एग्जाम्स के, तो यहाँ पे टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम वेस्ट करना भी नहीं चाहिए, तो वो भी मैं नहीं करूंगा। इसलिए चाहता हूं कि आप वेबसाइट पे आके ज्वाइन कर ले इसको। ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए फ्री रहेगी, तो इसमें ऐसा कभी नहीं होगा बेटा कि 2 या 3 लेक्चर्स के बाद आपसे कोई सब्सक्रिप्शन या फिर कूपन कोड की डिमांड की जाए, ऐसा कुछ नहीं है कभी भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको वेबसाइट पे मिलती है। बाकी हाँ, जाने से पहले जो आप ये 3 काम करते हो वो जल्दी से कर दो। अगर आप चैनल पे नए हो तो वो जो लाल बटन है सब्सक्राइब का उसको दबा दो, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दो, सो दैट कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। बाकी अपने भाई बंधु सखा सहेली तक ये सेशन जरूर पहुंचा देना, उनको बोल देना जाके कि भाई जेई की अगर तुम्हें क्रैश कोर्स की डिमांड है तो मैग्नेट ब्रेन ने वो शुरू कर दिया है, तो आके ज्वाइन कर ले यहाँ पे। बाकी सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। और आज के लिए बस इतनी ही बातें। अगले लेक्चर में हम फ्रिक्शन की बात करेंगे और उससे रिलेटेड सवाल देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।